नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 81, रुद्र का आकाश से मिलना, रोमांटिक डिनर डेट। प्रताप मेंशन। रुद्र और राज रुद्र के पर्सनल कार से प्रताप मेंशन के लिए निकल गए। उनके साथ कोई गार्ड नहीं था। करीब 1 घंटे बाद रुद्र की कार आकर प्रताप मेंशन के बाहर रुकी। रुद्र को देख गार्ड जल्दी से मेन गेट ओपन किया। रुद्र अपनी कार गार्डन से होते हुए मेंशन के बाहर रोका। कार रुकते ही एक गार्ड रुद्र की तरफ का गेट खोला, तो रुद्र फुल एटीट्यूड में बाहर निकला। दूसरी तरफ से राज निकला। मेंशन के बाहर खड़े स्पेशल कमांडो को देख रुद्र समझ गया, उसका अंदाजा सही निकला। ये जान रुद्र को अपने अंदर एक जानी पहचानी फीलिंग पनपने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया। राज रुद्र के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख अंदर चलने का इशारा किया, तो रुद्र बिना किसी इमोशन के मेंशन के अंदर जाने लगा। उसके पीछे राज भी चलने लगा। मेंशन के हाल में आकाश, वीरेंद्र जी और बाकी फैमिली मेंबर के साथ बैठे उनकी बातों को सुन अपना सिर हिलाते या फिर कभी कभी कुछ वर्ड बोलते, सब बातों में बिजी थे। तभी हॉल में रुद्र और राज आए। जहां रुद्र के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वहीं राज के चेहरे पर एक मुस्कान था। रुद्र और राज के आते ही वहां बिल्कुल शांति छा गया। रुद्र के आते ही आकाश एकटक रुद्र के चेहरे को देखने लगे। भले ही रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें दिल का हाल बयां कर रही थी, जिसे आकाश जानकर अनजान बनने लगे। रुद्र भी बिना किसी इमोशन के आकाश को देखने लगा, लेकिन वह उसके इमोशन का पता नहीं कर पाया। रुद्र के आने पर वीरेंद्र जी रुद्राक्ष को आंखों से कुछ इशारा किए, जिसे समझ रुद्राक्ष अपनी जगह से उठ रुद्र गले लगा। खुश होकर बोले, कैसा है मेरा शेर? कितने दिनों बाद घर आए हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष जी को हग बैक कर बोला, डैड आपका शेर बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मैं काम में थोड़ा बिजी था इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाया। आप कैसे हैं? रुद्राक्ष उससे अलग होकर, हम बिल्कुल ठीक है। चलो कोई नहीं, ऐसा होता। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, बोल उसको आकाश के सामने लाकर खड़ा कर दिए। रुद्राक्ष रुद्र से, बेटा इन्हें तो आप जानते होंगे। ये सब बोलते वक्त उनको काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्राक्ष ये सब वीरेंद्र जेड के कहने पर कर रहे थे। जिस वक्त आकाश रुद्र को प्रताप फैमिली में छोड़कर गए थे, उस वक्त रुद्र सिर्फ 8 साल का था। उस दिन के बाद आज पूरे 15 साल बाद वह अपने असली पिता से मिल रहा था। रुद्र बचपन में अपने मॉम डैड के काफी करीब था। आकाश में उसकी जान बसती थी, वही आकाश की जान भी रुद्र में बसती थी। लेकिन जब मरिया की मौत हुई, उसके कुछ दिन बाद ही रुद्र को छोड़ आकाश हमेशा हमेशा के लिए चला गया। रुद्र काफी कोशिश किया अपने डैड से मिलने और बात करने की, लेकिन आकाश ना उससे मिला ना ही बात किया। रुद्र बिना एक्सप्रेशन के रुद्राक्ष से बोला, यस डैड मैं इन्हें जानता हूँ, ये आपके बड़े भाई और मेरे प्रताप खानदान के बड़े बेटे आकाश प्रताप सिंह है। फिर अपना हाथ आकाश के सामने पर बोला, हेलो मिस्टर प्रताप, नाइस टू मीट यू। रुद्र के ऐसे बोलने पर जहाँ पूरा परिवार उसको हैरानी से देखने लगा, वही आकाश की आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन किसी के देखने से पहले वह अपने इमोशन छुपा, बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्र से हाथ मिला, बोले, नाइस टू मीट यू टू मिस्टर रुद्र। वहां का माहौल अजीब होता देख राज बात संभाले हुए आकाश के सामने अपना हाथ आगे कर मुस्कुराते हुई बोला, हेलो अंकल, मैं राज मेहरा, रुद्र का बेस्ट फ्रेंड। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आकाश उससे हाथ मिला अपनी सॉफ्ट आवाज में, हेलो बेटा, मैं आपको जानता हूँ। राज कंफ्यूजन में उनको देखने लगा। ये सुन रुद्र भी उनको तिरछी नजरों से देखने लगा। रुद्र और राज के आंखों में आए सवाल को समझ आकाश मुस्कुराते हुई बोले, माना मैं अपनों से दूर था, इसका मतलब यह नहीं मेरी उन पर नजर नहीं थी। तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को बचपन से जानता हूँ। आकाश की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। राज उनके पास बैठ उनसे बातें करने लगा। ये देख रुद्र वीरेंद्र और बाकी सबसे मिल उनके पास बैठ गया। दोनों बाप बेटे को देख वीरेंद्र गहरी सांस लेकर अपने मन में बोले, लगता है सब कुछ ठीक करने में अब हमें ही मेहनत करना पड़ेगा। फिर सबसे बोले, चलिए पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
उनकी बात सुन सब डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गए। हाल में आकार सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तभी शोभाजी किचन से बाहर निकली। शोभाजी को देख रुद्र झटके से उनके गले लग बोला, आई मिस योर मॉम। आप कब आई और कुछ बताया क्यों नहीं? रुद्र की बात सुन शोभाजी उससे अलग हो मुंह बनाकर बोली, घर आओगे तभी तो कुछ पता चलेगा। तभी विक्की बीच में आकर बोला, मॉम आप किससे बोल रही है? इन जनाब के पास हमारे लिए थोड़ी ना टाइम होता है। शोभाजी दोनों को चुप कराते हुए, तुम दोनों अपना मुंह बंद कर लंच करो। शोभाजी की डॉट सुन दोनों लंच करने लगे। वही जब से आकाश प्रताप मेंशन आए थे तब से नीलम अपनी लिस्टफल नजरों से उन्हें देख रही थी। नीलम अपने मन में, आज तक मुझे लगता था दुनिया का सबसे हॉट एंड हैंडसम इंसान विक्रम है, लेकिन आज पता चला उसके जैसा भी कोई है। कोई नहीं, विक्रम ना सही आकाश भी चलेगा। बोल मन में मुस्कुराते हुए खाने लगी। सनसाइन होटल। सनसाइन होटल के छत को फूलों और लाइट से काफी खूबसूरती से रोमांटिक डिनर डेट के लिए सजाया गया। सेंटर में लगी डिनर टेबल पर कई तरह की इंडिया और इटालियन डिश रखा था। तभी वहां रोमांटिक सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगा जो वहां के माहौल को स्पेशल बना दिया। फूलों के बीच से होते हुए एक लड़का और एक लड़की वहां आए। उस लड़की के आंखों पर पट्टी था जिसके कारण उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़की एक्साइटेड होकर, आर्या क्या अब हम अपनी आंखें खोले? जी हाँ, ये लड़की कृतिका और लड़का आर्यन है। आर्यन कृतिका को आज रोमांटिक डिनर डेट पर लेकर आया था। आर्यन कृतिका के आंखों से पट्टी हटा दिया। पट्टी हटते ही सामने का खूबसूरत नजारा देख कृतिका की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी चमकती आंखों से चारों तरफ देखने लगी। तभी आर्यन उसके कान पर हल्के से खिसकर अपने मैग्नेट आवाज में बोला, जान आपको कैसी लगी हमारी रोमांटिक डिनर डेट? आर्यन के किस करते ही कृतिका के शरीर में सिहरन दौड़ गया, लेकिन आवाज सुन उसको होश आया। वह उसके गले लग बच्चों के जैसे एक्साइटेड होकर बोली, आर्या यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आर्यन मुस्कुराते हुए, जान मुझे ऐसे नहीं, कुछ स्पेशल तरीके से थैंक चाहिए, लेकिन उससे पहले हम डिनर कर लेते हैं। बोल कृतिका को अपने गोद में उठा, चेयर पर बिठाया, फिर खुद दूसरे साइड में बैठ उसको अपने हाथों से खिलाने लगा। सारा खाना कृतिका के पसंद का था जिसे देख वह खुश हो गई। प्रतीक्ष कहाँ ले गया कैरवी को? आखिर आकाश क्यों अलग किया रुद्र को खुद से? क्या है आकाश की सच्चाई? कैसे हुई मरिया की मौत? क्या करेगा आकाश विक्रम से बदला लेने के लिए? क्या है आकाश के जन्म का सच? चैप्टर 82 आर्यन कृतिका हॉट पूल रोमांस कीर्ति के लिए सरप्राइज। एक तरफ दुनिया जहां को भूल आर्यन और कृतिका अपने रोमांटिक डिनर डेट को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक्ष की कार शहर से दूर पहाड़ी के ऊपर बने एक खूबसूरत विला के बाहर रुका। प्रतीक्ष के परेशान करने के बाद कैरवी उसी के गोद में सो गई थी। कैरवी के सोने के बाद प्रतीक्ष उसे कपड़े पहना, खुद भी आंखें बंद कर रेस्ट करने लगा। कार रुकने पर कैरवी जो प्रतीक्ष के गोद में बच्चों के जैसे सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुली। आंखें खोलते ही खुद को कार में पाकर कैरवी प्रतीक्ष को मासूमियत से टुकुर टुकुर देखते हुए प्यारी आवाज में बोली, अंशु क्या हम घर पहुंच गए? अभी अभी नींद से उठने के कारण कैरवी काफी क्यूट और मासूम लग रही थी, जिसे देख प्रतीक्ष के ओठों पर मुस्कान आ गया। वह कैरवी के नाक को हल्के से टैप कर बोला, लिटिल रैबिट हम आपके घर नहीं कहीं और आए हैं, और रही बात घर जाने की तो आज रात तुम मेरे साथ रुकने वाली है। प्रतीक्ष की बात सुन कैरवी उसको मासूमियत से देखते हुए बोली, अगर हम घर नहीं आए हैं तो कहाँ आए हैं? प्रतीक्ष उसको चुप कर बोला, नो मोर क्वेश्चन लिटिल रैबिट, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुन कैरवी के ओठों पर बच्चे जैसी मुस्कान और आंखों में पर चमक आ गया। वह प्रतीक्ष के निकालने से पहले बच्चों जैसे कूदते हुए बाहर निकल गई। कैरवी को इतना खुश देख प्रतीक्ष को सुकून मिला। मुस्कुराते हुए वह कार से बाहर निकला। बाहर के खूबसूरत नजारों देख कैरवी के ओठों की मुस्कान दुगुनी हो गई। कैरवी ऊंची पहाड़ी पर खड़ी होकर अपने चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, झरने से गिरते पानी को देखने लगी। इस जगह पर एक अलग सुकून था। सूर्य अस्त होने के कारण हल्की लाल रोशनी पकने के कारण वह जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। भले ही कैरवी इसे कहीं ज्यादा खूबसूरत जगह दिखी थी, लेकिन इस जगह की बात अलग था। कैरवी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सामने का नजारा देखने लगी। तभी प्रतीक्ष उसको पीछे से हक कर उसके कान में धीरे से बोला, तो मेरी लिटिल रैबिट को कैसा लगा उसके अंशु का सरप्राइज? कैरवी उसके सीने पे सिर रख सुकून भरी आवाज में, अंशु इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ एक सुकून है, हमें आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। कैरवी की बात सुन प्रतीक्ष के आंखों में चमक आ गया। दोनों एक दूसरे को हक किए ढलते सूरज को तब तक देखते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया।
अंधेरा होने के बाद प्रत्यक्ष कैरवी को उस विला में बने अपने रूम में गया। रूम में आकर प्रत्यक्ष कैरवी को एक पैकेट देकर बोला, लिटिल रैबिट, इसमें तुम्हारा ड्रेस और बाकी के सामान है, इसे पहन कर बाहर आओ। बोल उसके फोरहेड पर किसकर रूम से बाहर निकल गया। कैरवी मुस्कुराते हुए ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। सनशाइन होटल। डिनर करने के बाद आर्यन और कृतिका रोमांटिक डांस करने लगे। डांस करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में एक कदर डूब गए कि इन्हें आसपास का कोई होश नहीं रहा। दोनों की आंखों में गहरे जज्बात थे। डांस करते हुए दोनों बिल्कुल पूल के कान पर आ गए। अचानक कृतिका का पैर मुड़ा और वह पूल में गिरने लगी। आर्यन उसको बचाने की जगह खुद भी पूल में गिर गया। पूल में गिरते ही कृतिका पानी के अंदर चली गई। वह बाहर निकलती उससे पहले आर्यन पानी के अंदर आ उसके ओठों पर अपने ओठ रख डीप एंड पैशनेट किस करने लगा। कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन फिर वो भी किस बैक करने लगी। कबीर 10 मिनट बाद जब कृतिका को ऐसा लगा वह पानी में ही मारने वाली है, तब जाकर आर्यन उसको साथ लेकर बाहर निकला। बाहर निकालते ही कृतिका आर्यन के सीने पर सिर रख लंबी लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। नॉर्मल होने के बाद कृतिका आर्यन से अलग हो उसको घूरते हुए बोली, आर्यन ये क्या हरकत थी? आपको पता है न, हमें पानी के अंदर बिल्कुल सांस नहीं आती। कृतिका के बोलने पर भी आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। उसका ध्यान कृतिका के बातों की जगह कहीं और था। पानी में गिरने के कारण कृतिका का व्हाइट टॉप उसके बॉडी से चिपक गया, जिसके कारण उसका ऊपर बॉडी दिखने लगा। जैसे ही कृतिका को समझ आया आर्यन का ध्यान उसके सीने पर है, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। कृतिका शर्माते हुए थोड़े गुस्से में बोली, आर्यन आप कितने बेशर्म हो गए हैं, कोई ऐसा करता है क्या? बोल जैसे ही बाहर निकलने को हुए, आर्यन उसको खुद से चिपका मधोसी भरी आवाज में बोला, प्लीज जान, आज मुझे मत रोको। बहुत इंतजार किया है इस पल का, प्लीज इतने रोमांटिक पल को जीने दो। आर्यन की बात सुन कृतिका को अजीब महसूस होने लगा। अचानक आर्यन के हरकत पर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगा। वही आर्यन उसके गर्दन और कंधे पर हल्के किस के साथ बाइट करने लगा। कृतिका अपनी हकलाती आवाज में, आर्यन प्लीज रुक जाओ। आर्यन उसके आंखों में देखते हुए, जान मुझ पर भरोसा है। कृतिका मुस्कुराते हुए खुद से ज्यादा बोल आर्यन के सीने से लग गई। आर्यन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। वह कृतिका को खुद से अलग कर वह कुछ समझती उससे पहले एक झटके में उसका टॉप उसके शरीर से अलग कर उसके गोरे ऊपर बॉडी को इंटेंशन नजरों से देखने लगा। कृतिका की हालत खराब होने लगी। आर्यन उसके गले और सीने को बेतहाशा चूमने और कटाने लगा। साथ ही उसका एक हाथ कमर और दूसरा हाथ सीने पर तेजी से चलने लगा। कृतिका की आंखें एक अलग तरह के सुकून से बंद हो गई। उस पूल के ठंडे पानी में भी दोनों का शरीर गर्म होने लगा। आर्यन अपने ओठ कृतिका के ओठ पर रख उसको डीपली किस करते हुए उसके ऊपर इन को शरीर से अलग कर उसके सीने को सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ कृतिका के कमर और पेट पर तेजी से मूव होने लगा। आर्यन के ऐसा करते ही कृतिका के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगा। उसकी पकड़ आर्यन के कंधों पर कस गई। कबीर 30 मिनट बाद कृतिका को ठंड लगने लगा। तब जाकर आर्यन कृतिका को छत से बने एक लिफ्ट से अपने प्राइवेट स्वीट में लेकर आया। ये होटल आर्यन का ही था और ये लिफ्ट डायरेक्ट उसके प्राइवेट रूम में खुलता था, इसलिए दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस वक्त आर्यन और कृतिका दोनों के ऊपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे देख कृतिका की आंखें शर्म से बंद हो गई। आर्यन उसको धीरे से बेड पर लेटा। एक झटके में कृतिका के जिन्स को उसके शरीर से अलग कर अपने पैंट उतर उसके ऊपर आकर उसके सीने पर किश और बाइट करने लगा। वक्त के साथ आर्यन अपनी हरकत बढ़ाने लगा, जिसके कारण कृतिका की आहें और सिसकियां बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कृतिका बिल्कुल नेक्ट आर्यन के नीचे लेटी थी। आर्यन उसके उभार को अपने मुंह में लेकर तेजी से सक और बाइट करने लगा। उसका एक हाथ दूसरे उभार की प्रेस करने लगा, वही दूसरा हाथ उसके लोअर बॉडी पर तेजी से चलने लगा। आर्यन के ऐसा करने पर कृतिका की आवाजें तेज हो गया, साथ ही उसके आंखों में हल्की नमी आ गया। कृतिका की हालत देख आर्यन उसके सिर पर प्यार से किस कर, बच्चा अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम रुक जाते हैं। आर्यन के इतने प्यार से बोलने पर कृतिका शर्माते हुए बोली, आर्यन हमें दर्द नहीं हो रहा, आप मत रुको। कृतिका की बात सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आर्यन उसके दोनों गालों पर किस मत, मतलब मेरी जान को यह अच्छा लग रहा है, फिर उसके चेहरे को पकड़ बोलो जान। आर्यन की ऐसी बात सुन कृतिका को और ज्यादा शर्म आने लगा, लेकिन आज वो भी पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसलिए अपना सिर नीचे कर बोली, हमें आपका इस तरह करीब आना अच्छा लग रहा है। ये एहसास नहीं है लेकिन हमें सुकून दे रहे हैं। आर्यन फिर से उसके सिर पर किस कर, अगर मेरी जान को अच्छा लगा तो मैं इसे और अच्छे से करूंगा। बोल उसके ओठों से सीने, सीने से पेट और पेट से होते हुए नीचे बढ़ने लगा।
2 घंटे बाद कृतिका निढाल होकर बेड पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आज कृतिका के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन के साथ एक अलग तरह का चमक था, जिसे देख आर्यन मुस्कुराने लगा हुए। इस वक्त आर्यन को काफी खुशी हो रहा था। कृतिका के शांत होने के बाद आर्यन अपनी मैग्नेटिक वॉइस में, जान अब तुम्हारी बारी, बोल कृतिका को उठकर अपने पेट पर बिठा दिया। आर्यन की इस हरकत पर कृतिका शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन फिर आर्यन के बोलने और वह उसके चेस्ट और खींचकर बाइट करने लगी। आर्यन की आंखें सुकून से बंद हो गया। ऐसे ही दोनों आधी रात तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। भले ही दोनों पूरी तरह से एक नहीं हुए, लेकिन उसके बीच की सारी दीवारें आज टूट गई। दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। कॉटेज। कैरवी रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, प्रत्यक्ष जो कब से हॉल में खड़ा अब से कैरवी के आने का इंतजार कर रहा था, कैरवी को देखते ही उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई। वह अपनी जगह जम सा गया। वह एक तक कीर्ति को देखने लगा, उसको पता ही नहीं चला कैरवी कब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसको कैरवी की आवाज सुन होश आया। कैरवी मासूमियत से, अंशु हम कैसे लग रहे हैं। कैरवी एक रेड ऑफ शोल्डर रेड घुटने तक का फ्रॉक, बालों को खुला छोड़ उसमें रेड कियारा, पैरों में रेड हील, आंखों में काजल, ओठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में रेड इयरिंग और हाथों में अपने टोटो वाला ब्रेसलेट पहने बिना मेकअप कहर ढा रही थी। इस वक्त कैरवी स्वर्ग से उतरी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रत्यक्ष अपने दिल पर हाथ रख, स्वीट हार्ट क्या आज जान से मारने का इरादा है। आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। प्रत्यक्ष के मुंह से तारीफ सुन कैरवी के ओठों पर प्यारी मुस्कान आ गया, जिसके कारण वह और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। प्रत्यक्ष खुद को कंट्रोल कर उसको अपने साथ बाहर ले जाने लगा। बाहर का नजारा देख कैरवी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। बाहर ऐसा क्या था जिसे देख कैरवी शौक रह गई। क्या सरप्राइज है कैरवी के लिए। क्या है आकाश का सच। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 83। प्रत्यक्ष का रोमांटिक प्रपोजल, मिस्ट्रियस आकाश। कैरवी रेड ड्रेस में डेली की तरह क्यूट बच्ची नहीं, बल्कि हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल लग रही थी। कैरवी को इस अवतार में देख प्रत्यक्ष का हाल बेहाल होने लगा। ब्लैक सूट में प्रत्यक्ष डेली से ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। कैरवी के ओठों को देख प्रत्यक्ष खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। थोड़ा शांत होने के बाद कैरवी को लेकर बाहर निकल गया। अगर कैरवी उसके साथ थोड़ी देर और अंदर रहती तो शायद ही प्रत्यक्ष खुद को कंट्रोल कर पाता उसे प्यार करने से। कैरवी जैसे ही बाहर निकल सामने का नजारा देखी, उसके मुंह से शौक और एक्साइटमेंट के मारे चीख निकल गया। गार्डन के लगे फूल और पर्द को फेरी लाइट से सजाया गया था। फूलों से बीच काफी रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया गया। वहां लगे सफेद पर्दे हवा में उड़ रहे थे। विला से लेकर वहां तक फूल बिछाए थे। इस तरह का रोमांटिक सरप्राइज हर लड़की का ड्रीम होता है, जो कैरवी का भी था। कैरवी को इतना खुश देख प्रत्यक्ष के ओठों पर मुस्कान आ गया। वह कैरवी के आगे अपना सिर झुका, एक हाथ आगे कर रोमांटिक वे में बोला, प्रिंसेस में आई। प्रत्यक्ष का जेस्चर कैरवी के दिल को छू गया। वह मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख उसके साथ आगे बढ़ गई। प्रत्यक्ष एक जेंटलमैन की तरह कैरवी को उसके चेयर पर बिठाया, फिर खुद बैठा उसको खाना सर्व करने लगा। पूरा डिनर कैरवी की पसंद का था, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ गया। प्रत्यक्ष जैसे ही उसके प्लेट में खाना निकला, वह बिना सोचे खाने लगी, लेकिन थोड़ा खाने के बाद उसके हाथ से खाना कपड़ों पर गिरने लगा। ऐसा होते ही कैरवी रोनी सुरता बना मासूमियत से प्रत्यक्ष को देखने लगी, जैसे बोल रही हो मुझे खिलाओ। ऐसे भी वह जब से शेखावत मेंशन आई थी, तब से एक बार भी खुद के हाथों से खाना नहीं खाए। कैरवी को इंडियन, उसमें भी राजस्थानी खाना काफी पसंद था, जो ज्यादातर हाथ से खाया जाता है। उसके इशारे को समझ प्रत्यक्ष अपनी जगह से उठ कैरवी के पास आ उसे अपने गोद में बिठा खिलाने लगा। कैरवी बच्चों के जैसे खुश होकर खाने लगी। प्रत्यक्ष खुद भी खाता और उसे भी खिलाता। खाना खत्म होने के बाद कैरवी आइसक्रीम खाई। डिनर खत्म होने के बाद प्रत्यक्ष कैरवी के फेस को अच्छे से साफ कर कहा, लिटिल रैबिट कैसा लगा सरप्राइज। कैरवी एक्साइटेड होकर, अंशु हमें आपके सारे सरप्राइज से सबसे अच्छा खाना लगा। आपको पता है खाना बहुत टेस्टी था, हम तो ऐसा खाना रोज खाना चाहेंगे। आज का खाना प्रत्यक्ष स्पेशली अपने हाथ से कैरवी के लिए बनाया था, लेकिन ये बात कैरवी को नहीं बताई। उसको दिल से खुशी हुआ कैरवी के मुंह से तारीफ सुनकर। कैरवी की बात सुन प्रत्यक्ष, लिटिल रैबिट ऐसा टेस्टी खाना तुम्हें आगे भी खाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपने नेक्स्ट सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। तो रेडी हो जाओ, कह प्रत्यक्ष उसको आकाश की ओर इशारा किया। कैरवी जैसे ही आसमान की ओर देखी, आसमान में आतिशबाजी होने लगी, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगा रहा था। कैरवी उसकी गोद से उठ ताली बजाते हुए अपनी जगह पर कूदने लगी।
कुछ देर बाद आसमान में कलरफुल स्टार में लिखा शो हुआ, आई लव योर लिटिल रैबिट, विल यू बी माइन फॉरएवर। इतना प्यारा प्यारा प्रपोजल देख कैरवी के आंखों में नमी और ओठों पर मुस्कान आ गया। जैसे ही वह प्रत्यक्ष की ओर देखी, हैरानी में अपने हाथ मुंह पर रख ली। सामने का नजारा था ही कुछ ऐसा। प्रत्यक्ष उसके सामने घुटने के बल बैठा, अपने आंखों में गहरे जज्बात और ओठों पर हल्की मुस्कान रखे कीर्ति से कहा, लिटिल रैबिट, मुझे नहीं पता प्रपोज कैसे करते हैं। कबीर बोला, ये बेस्ट आइडिया है। आजकल लड़कियों को ऐसा सरप्राइज पसंद आता है और गूगल पर भी कुछ ऐसा था, इसलिए मैं ये सब तैयारी किया। लेकिन मेरी मोहब्बत की गहराई इतनी है कि यह शब्द भी कम पड़ जाए। हमेशा से तुम्हें बोलना चाहा, तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन बोल नहीं पाया। हर बार किस्मत हमें अलग कर देता, लेकिन हर युग हर जन्म में आपका अंशु सिर्फ आपसे मोहब्बत करता था और करता रहेगा। इस बार मोहब्बत में जान दूंगा, नहू बिल की किस्मत और भगवान से लड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी में रखूंगा। सो मिस कैरवी शेखवट, क्या आप हमेशा हमेशा के लिए प्रत्यक्ष राठौर की बनेगी? खुद को मुझ में शामिल कर मुझे मुकम्मल करोगी? आई लव यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। विल यू बी माइन फॉर फॉरएवर? एज गर्लफ्रेंड, एज वाइफ एंड एज अ मदर ऑफ आवर चाइल्ड। प्रत्यक्ष के इतने प्यारे और क्लियर प्रपोजल को सुन कैरवी की आंखों में आंसू आ गया। वह मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलते हुए बोली, आई लव यू। आई लव यू सो मच अंशु, हर जन्म हर युग में हम आपके होना चाहेंगे। कैरवी का रिप्लाई सुन प्रत्यक्ष के आंखों में भी नमी आ गया। प्रत्यक्ष अपने पॉकेट से एक ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का रेयर डायमंड से बना यूनिक रिंग निकाल कैरवी के रिंग फिंगर में पहना दिया। फिर एक और रिंग उसी तरह का कैरवी के आगे कर पहनने का इशारा किया तो कैरवी उसको पहना दी। कैरवी के रिंग पहनते ही प्रत्यक्ष झट से उसे अपने गले लगा फोरहेड पर किया। दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गया। थोड़ी देर गले लगने के बाद प्रत्यक्ष उससे अलग हो उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। देखते हुए उसकी नजरें कैरवी के लाल ओठों पर ठहर गया। खुद को ना रोकते हुए अपने ओठ उसके ओठ पर रख उसे डीप एंड पैशनेट किस करने लगा। इसी के साथ उसके हाथ कैरवी की कमर और पेट पर मूव होने लगा। कैरवी भी किश में प्रतीक्ष का साथ देने लगी, जिसे महसूस कर प्रत्यक्ष एक्साइटेड हो उसे कमर उठा पैशन के साथ किश करने लगा। वक्त के साथ उनकी किश इंटेंस होने लगा। 20 मिनट बाद जब कैरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, तब जाकर प्रत्यक्ष उससे अलग हो उसके लाल पड़े चेहरे को देखने लगा। कैरवी अलग होते ही लंबी लंबी सांस लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिस पर प्रत्यक्ष की इंटेंस नजरें टिक गई। अगले ही पल अपने ओठ कैरवी के कॉलरबोन पर रख वहां किश के साथ हल्के हल्के बाइट करने लगा, जिसे कैरवी की सिसकी निकले लगी। थोड़ी ही देर में कुछ ठंड और कुछ शर्म से कैरवी का पूरा फेस खून जैसे लाल हो गया। ठंड से कैरवी हल्की कांपने लगी, जिसे महसूस कर प्रत्यक्ष उसको गोद में लेकर विला के अंदर लाया। प्रत्यक्ष एक तक कैरवी की आंखों में देखते हुए अपनी रूम की ओर बढ़ गया। रूम के अंदर आ सबसे पहले उसे बेड पर लेटाया, फिर जल्दी से अपने कोट और शर्ट को खुद से अलग कर तेजी से कैरवी के ऊपर आ गया। प्रत्यक्ष के ऐसा करते ही कैरवी डरने लगी, साथ ही हल्का कांपने लगी, जिसे महसूस कर प्रत्यक्ष उसके सिर, गाल और लिप पर हल्का किश कर कंफर्टेबल करते हुए बोला, लिटिल रैबिट, डरो मत। मुझे झलने के लिए तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारे बड़े होने का वेट कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं इतनी ब्यूटीफुल एंड क्यूट गर्लफ्रेंड के होते हुए भी खुद को कंट्रोल करो। मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ। तो रेडी हो जाओ मेरे प्यार को फील करने के लिए। प्रत्यक्ष का जवाब सुन जहां पहले कैरवी को शांति मिला, अगली बात सुन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रत्यक्ष उसके ओठों पर ओठ रख किश करते हुए कैरवी का फ्रॉक उसके शरीर से अलग कर अपने हाथ से उसके उभार और पेट को रब एंड प्रेस करने लगा। थोड़ी देर किश करने के बाद उसके गर्दन और कॉलरबोन पर आकर किश के साथ बाइट करने लगा, जिससे कैरवी की हल्की दर्द भरी आहें निकलने लगी। कैरवी प्रत्यक्ष के बालों को पकड़ लंबी लंबी सांस लेने लगी। कैरवी को पता नहीं चला कब उसका ऊपर इन बॉडी से अलग हो जमीन पर गिर गया। प्रत्यक्ष उसके क्लीवेज से सीने पर आकर उसके एक उभार अपने मुंह में लेकर उसके किश और बाइट करने लगा। कैरवी की आवाजें तेज होने लगी, जिसे सुन प्रत्यक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना एक हाथ थाई से होते हुए उसके लोअर तक आ गया। कैरवी इतना मदहोश हो गई, उसको पता ही नहीं चला कब उसके शरीर का आखिरी कपड़ा भी हट गया। प्रत्यक्ष की उंगली अपने प्राइवेट पार्ट पर महसूस कर कैरवी की पकड़ प्रत्यक्ष के कंधों पर कस गया। ऐसा होते ही प्रत्यक्ष अपनी उंगली की मूवमेंट वक्त के साथ बढ़ने लगा। कुछ पलों बाद कैरवी प्रत्यक्ष के नीचे बिना कपड़े के सिसकियां लेने लगी। वही प्रत्यक्ष उसके उभारों पर अपना प्यार बरसाने लगा। उसका एक हाथ कमर के नीचे तेजी से चलने लगा। करीब 2 घंटे बाद दोनों बिना कपड़े के निढाल बेड पर गिर गए। दोनों का शरीर पसीने से भीगा गया। कैरवी बेड पर गिरते ही सो गई।
कैरवी के पसीने से गीले चेहरे को देख प्रतीक्ष मुस्कुराते हुए खुद से बोला, जान तुम मेरे इतने से प्यार की झल नहीं पाई तो मेरे जुनून को कैसे झेल पाओगी। लगता है मुझे काफी मेहनत करना पड़ेगा, कोई ना ये भी कर लूंगा। बोल बेड से उठकर बाथरूम में गया। थोड़ी देर बाद नहाकर अपने कमर एक टॉवल लपेटे साथ ही दूसरा गीला टॉवल हाथ में लिए बाहर निकला। फिर कैरवी को अच्छे से साफ कर अपने टॉवल हटा उसे हक कर सो गया। जहां एक तरह कैरवी और प्रत्यक्ष एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो गए, वही दूसरी तरह प्रताप मेंशन आकाश अपने रूम के बालकनी में खड़ा एक तक काले आसमान को देखते हुए खुद से मिस्टीरियस तरीके से, आज का मौसम कुछ बदला सा है। लगता है किसी की मोहब्बत का इंतजार मुकम्मल हो गया, लेकिन वही होगा जी किस्मत में लिखा है। फिर एक तारे को देख अपने आंखों में अनकहे जज्बात लिए कहा, आज फिर से किसी को उसकी मोहब्बत मिली, मेरी यही गुजारिश है इस बार यह कहानी अधूरी ना रहे। आकाश खुद से बातें कर ही रहा था, अचानक मौसम बदले लगा। तेज हवा चलने लगा, साथ ही वर्षा होने लगा। अचानक मौसम को ऐसे बदलता देख आकाश के आंखों में एक अनजान डर दिखने लगा। वह खुद से वह आने वाला है, उसके जगाने का वक्त आ गया। मुझे ये सब शुरू होने से पहले उसे ढूंढना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आखिर किसकी बात कर रहा है आकाश? क्या है आकाश की सच्चाई? कौन है आकाश? कौन आने वाला है? क्या कैरवी आने वाले खतरे से सबको बचा पाएगी? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। दोस्तों कमेंट करके बताना आज का पार्ट कैसा लगा। गाइस इस कहानी में कई राज खुलने वाले हैं, बस इतना समझ लो जरूरी नहीं जो दिखे वही सच हो। चैप्टर 84 दैत्य राज काल भैरव की आजादी, मिस्ट्रियस कैरवी। आकाश सी आसमान की ओर देख ही रहे थे, अचानक मौसम में तेजी से परिवर्तन आने लगा। अभी कुछ देर पहले जहां आसमान साफ था, वही काले बादल छा गए। मौसम खराब होने लगा, हवाएं तेज चलने लगी, जानवरों की आवाजें तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात कुछ बुरा होने का संकेत दे रही हो। बदलते मौसम को देख आकाश के चेहरे पर कुछ अजीब भाव आ गए। वह खुद से वक्त हो गया उनकी गहरी नींद से जगाने का। लगता है उसके जगाने का हमसे पहले इस प्रकृति को चल गया। इतना बोल कुछ सोचे हुए उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। मायावी जंगल, जो कुछ देर पहले मायनी जंगल और यहाँ के जीव बिल्कुल शांत थे, वही अचानक जंगल का मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। हवाएं तेज चलने लगी, बिना बारिश बिजली चमकने लगी, साथ ही उनकी आवाजें आने लगी। मौसम के आए परिवर्तन को देख जंगल के जंगली जानवर अपनी खतरनाक आवाज निकालते हुए भागने लगे। वह सब अपनी भाषा में किसी के आने का स्वागत करने लगे। इस तरह के खराब मौसम में किसी के तेज मंत्र की आवाजें गूंज रही थी। वक्त के साथ आवाजें तेज होने लगी। गुफा के अंदर दैत्य गुरु के साथ कुछ और दैत्य बैठे हवन कुंड में आहुति दे रहे थे, जिसके कारण अग्नि तेज होने लगा। दूसरी तरफ इसी गुफा के निचले तल जहां हवाएं तक मुश्किल से जाती है, वहां काल भैरव को रखा गया था। उस जगह की जमीन अचानक तेजी से हिलने लगी। ये झटका इतना तेज था कि मायावी जंगल के साथ धरती पर भी सबको इसका झटका महसूस हुआ। इस झटका को हिमालय में बैठे दोनों ऋषि ने भी महसूस, आश्रम में बैठे महागुरु के साथ परिलोक तक महसूस हुआ। उनके चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए। वही इस झटके को महसूस कर दैत्य गुरु के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वह सभी को इशारा कर मंत्रों का उच्चारण तेजी से करने लगे, जिसके कारण जमीन पर कंपन वक्त के साथ बढ़ने लगा। वही काल भैरव के ताबूत में लगे सारे बंधन धीरे धीरे टूटने लगा। अचानक उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर गया। इसी के साथ सभी जगह शांति छा गया। सब कुछ शांत होते ही दैत्य गुरु के साथ वहां मौजूद सारे दैत्य के चेहरे पर खुशी के भाव आ गया। सब खुशियां मानने लगे। मौसम बिल्कुल शांत हो गया। उसी शांति को चिरते हुए उस गुफा में किसी के चलने की आवाज उनके कानों में आया। इस आवाज को सुन दैत्य गुरु के साथ सारे दैत्य अपने पीछे देखने लगे। सामने खड़े इंसान को देख सबकी खुशी दुगनी हो गई, लेकिन बिना देरी किए सब घुटनों के बल बैठ सिर झुका। एक साथ तेज आवाज में बोले, दैत्यराज काल भैरव की जय हो। अभी उनके सामने काल भैरव अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। उसको देख कोई उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। वह देखने में जितने हैंडसम था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और खतरनाक था। उसकी आभा बेहद दाग था। सबसे डरावना उसकी वह काली और लाल रंग की आंखें थी, जो दिखने में ज्वालामुखी के जैसे लग रहा था। भले ही काल भैरव इतने सालों के बाद उठा हो, लेकिन उसके शरीर को देख कोई नहीं बता सकता वह कमजोर है या इतने सालों तक कैद में रहा हो। काल भैरव सबको उठने को बोला तो सब अपनी जगह से उठ उसे देखने लगी। काल भैरव अपनी खतरनाक आवाज में, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और हम यहाँ क्यों हूँ?
काल भैरव की बात सुन दैत्य गुरु डरते हुए, दैत्यराज क्या आपको याद है राजकुमारी रुद्राक्षी से आपका युद्ध हुआ था। दैत्य गुरु की बात सुन काल भैरव के दिमाग में उसकी सारी पुरानी यादें आने लगी, यहाँ तक कि उसके कैद में जाने के बाद उसके और उसके लोगों के साथ क्या हुआ, धरती पर क्या हुआ, वह सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म के जैसे चलने लगा। जैसे ही उसको सारी बात याद आया, उसकी आंखें गुस्से काला हो गया। वह किसी शैतान के जैसे जोर से दहाड़ने लगा, जिसे सुन दैत्य गुरु के साथ बाकी दैत्य भी डर कर 2 कदम पीछे हो गए। काल भैरव वहां रखे सामान को फेंकते हुए पागल की तरह बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा छल वह हमारे साथ नहीं कर सकती है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं, हमारे वर्षों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। हमारे साथ सबने मिलकर छल किया ताकि हम अपने कार्य में सफल ना हो सके। काल भैरव की बात किसी को समझ नहीं आया, लेकिन सब इतना समझ गए कुछ बुरा हुआ है। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद काल भैरव शांत होकर दैत्य गुरु के साथ बाकी दैत्य को आदेश दिया, अब हमें हमारी काली दुनिया में लौटने का समय आ गया है, तैयारी करो। फिर अपने मन में छल हम आपके साथ करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारे साथ छल किया राजकुमारी रुद्राक्षी, इसका खामियाजा आपके साथ उन लोगों को भी चुकाना होगा जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया। अभी जरूर हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आएंगे आपसे आपका सब कुछ छीनने। थोड़ी देर बाद काल भैरव के साथ बाकी दैत्य मायावी जंगल से चले गए, कहाँ वह हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ कैरवी अपने रूम के बालकनी में खड़ी अंधेरे आसमान को देखते हुए अजीब तरह से मुकुराने लगे, फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। कैरवी खुद से छल पर सिर्फ तुम शैतानों का ही नहीं, हम देवदूतों का भी अधिकार है। हम परियों और देवदूतों ने तुम्हें सुधरने का मौका दिया, लेकिन आप लोग ने हर बार हमारे साथ छल किया। आप जैसे जन्म का कारण कहीं ना कहीं अच्छे दिल वाले भगवान और परिया है। शैतान हो या इंसान, हर किसी में हमें अच्छाइयाँ दिखती, लेकिन आप लोग को हमारी अच्छाई में बुराई। माना देवताओं को स्वर्ग मिला जहां सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, जो उनकी खासियत है, तो आप लोग को भी आपके शक्ति का स्रोत पाताल मिला, जो दैत्य शक्ति का भंडार है। लेकिन तुम शैतानों को चैन कहाँ है? जो हमें राजकुमारी देवांशी और राजकुमारी रुद्राक्षी बनकर नहीं समझ आया, वह हमें कैरवी के रूप में समझ आ गया, वह भी बिना शक्ति के। इस बार भी धर्म और अधर्म की लड़ाई होगा, लेकिन अंदाज अलग होगा। इतना कहते हुए कैरवी के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गया। फिर कैरवी वापस रूम में आई जहां प्रत्यक्ष सोया था। कैरवी उसको हक कर सो गई। कैरवी के सोते ही प्रत्यक्ष अपनी आंखें खोल कैरवी के मासूम चेहरे को देखते हुए मन में बोला, जानता हूँ तुम इतनी शक्तिशाली हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बार तुम्हें बिना खुद को चोट पहुंचे ये लड़ाई जीतनी होगी। इतना बोल कैरवी के फोरहेड पर किश कर सो गया। क्या करने वाली है कैरवी? कौन सा छल हुआ काल भैरव के साथ? क्या छुपा रहा है प्रत्यक्ष सबसे? क्या है आकाश की सच्चाई? चैप्टर 85 रोमांटिक मॉर्निंग आर्ट लाइफ ओरिजिनेशन विक्रम का शक। होटल सनसाइन। अगली सुबह सूर्य की हल्की हल्की रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। चेहरे पर रोशनी लगने के कारण कृतिका कमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजरें जाकर आर्यन के प्यार भरे नजरों से मिलनी, जो ना जाने कब से अपनी जान के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। आर्यन को देखते ही कृतिका को कल रात की सारी बातें याद आने लगी, जिसे याद कर उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वह अपना चेहरा ब्लैंकेट में छिपाने लगी। आर्यन समझ गया कृतिका क्यों शर्मा रही है। उसको शर्माता देख आर्यन के ओठों पर गहरी मुस्कान आ गया। वह अपने हाथ कृतिका के नेक बॉडी पर मूव करते हुए उसके ऊपर आकर ब्लैंकेट को कृतिका के चेहरे से हटाते हुए बोला, जान अब छुपाने से क्या फायदे। कल रात मैंने तुम्हारी बॉडी और तुम्हें सिर्फ देखा ही नहीं, उसे अपने हाथ और ओठों से महसूस भी किया है, तो अब क्यों शर्मा रही हो? हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं रहा, तो चलो अब जल्दी से मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किश देकर इस सुबह को रोमांटिक मॉर्निंग बना दो। आर्यन की बेशर्मी वाली बातें और उसके हाथ की हरकत अपनी बॉडी पर महसूस कर कृतिका का शर्म से बुरा हाल होने लगा। आर्यन के हाथ अपने सीने पर महसूस कर कृतिका अपनी लड़खड़ाती आवाज में, आर्य आप कैसी बात कर रहे हैं? और प्लीज हमारे ऊपर से हटिए, हमें वॉशरूम जाना है। कृतिका को इतना शर्माता देख आर्यन अपने ओठ उसके ओठ पर रख उसको किश करने लगा। 10 मिनट किश करने के बाद आर्यन उससे अलग होकर बेड से उठा। आर्यन की हालत देख कृतिका अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि इस वक्त आर्यन के बॉडी को कोई कपड़ा नहीं था।
कृतिका को शर्माता देख आर्यन को अपने गोद में उठा वॉशरूम की ओर देखते हुए बोला, जान तुम कल रात की तरह अभी भी मुझे देख और महसूस कर सकती हो। तुम्हारा मुझ पर और मेरी बॉडी पर पूरा हक है, और वैसे भी कल रात तुमने काफी एंजॉय किया। तुम्हारी वह आवाज़ें आर्या डोंट स्टॉप मेरे कान में अभी भी गूंज रहा है। चलो कल रात के मूवमेंट को फिर से एंजॉय करते हैं। आर्यन की बात सुन कृतिका कुछ बोलती उससे पहले दोनों वॉशरूम में चले गए। करीब 1 घंटे बाद कृतिका को गोद में लिए आर्यन बाहर आया। दोनों के बॉडी पर टावल था। जहां आर्यन के चेहरे पर चमक था वहीं कृतिका के चेहरे पर चमक के साथ शर्मीली मुस्कान था। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट किए, फिर होटल से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद उनकी कार आकर कॉलेज के बाहर रुकी। आर्यन को बाय बोल कृतिका कॉलेज के अंदर चली गई। 1 ईयर का क्लास लेट से स्टार्ट होने वाला था, इसलिए कैरवी और उसके दोस्त लेट से आने वाले थे। कुछ देर बाद प्रत्यक्ष की कार आकर कॉलेज के बाहर रुका। कार के अंदर कैरवी प्रत्यक्ष की गोद में बैठी थी, वही प्रत्यक्ष उसको बेतहासा चूम रहा था। कैरवी को एक डीप और पैशनेट किस करने के बाद प्रत्यक्ष उसके अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगा। खुद के सांसों को कंट्रोल कर कैरवी उसको गुस्से में घूरने लगी। प्रत्यक्ष समझ गया कैरवी उसको क्यों घूर रही है, इसलिए वह उसकी तरफ ना देख उसके कपड़े और बाल को ठीक करने लगा। कैरवी अपनी गुस्से भरी आवाज में अपनी लिप की ओर इशारा कर बोली, अंशु आपने हमारे लिप के साथ क्या किया देखिए। कल रात और आज सुबह से इतने बाइट और किस करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। जो पूरी रास्ते आपने हमें परेशान किया, हमें दर्द हो रहा है, हम ऐसे कॉलेज कैसे जाए। कैरवी के बोलने पर प्रत्यक्ष का ध्यान उसके के ओठों पर गया, जो किस और बाइट करने के कारण हल्के फूल कर लाल हो गए थे, जिसके कारण वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। प्रत्यक्ष का दिल किया वह कैरवी को फिर से किस कर ले, लेकिन उसकी हालत देख वह खुद को कंट्रोल कर अपने पैकेट से एक पिंक लिप बाम निकाल कैरवी के ओठों पर लगाया, जिससे कैरवी को थोड़ा रहता मिला। फिर प्रत्यक्ष उसके सिर पर प्यार से किस कर कहा, सॉरी जान मेरे कारण तुम्हें हट हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, आगे से ध्यान रखूंगा। प्रत्यक्ष की बात में उदासी महसूस कर कैरवी उसके गाल पर किस कर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे अंशु का प्यार मुझे कभी दर्द नहीं दे सकता, आप तो मेरी खुशी और सुकून हो। कैरवी की बात सुन प्रत्यक्ष के ओठों पर मुस्कान आ गया। कुछ देर बाद कैरवी कार से बाहर निकल कॉलेज की ओर बढ़ गई। कैरवी जैसे ही कॉलेज कैंपस में एंटर की, उसको रास्ते में कियान और बाकी दोस्त मिल गए। कैरवी सबके साथ जैसी ही अपने क्लास की ओर जाने लगी, उसको कुछ दिखा जिसे देख वह उस बढ़ गई। कैरवी को उस ओर बढ़ता देख कियान और बाकी सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया तो सब कैरवी के पीछे चलने लगे। आर्ट लाइफ ओरिजिनेशन विक्रम, अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ओरिजिनेशन है जिसमें 5 डेविल्स डॉक्टर या साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आते हैं। यह ओरिजिनेशन पूरी दुनिया में रेयर और एक्सपेंसिव मेडिसिन जो गरीबों को जल्दी नहीं मिलती, वह जरूरतमंद लोगों को कम दाम में देता है। ऐसे ही और भी कुछ अच्छे काम करती है यह ओरिजिनेशन। विक्रम और बाकी सबके जाने के बाद इसको माहिर और मार्शल संभालने लगे। इस वक्त डेविल्स के साथ माहिर और मार्शल स्क्रैक्ट रूम के बैठे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। मार्शल उनको कासल ओरिजिनेशन और आकाश की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। सारी बात सुन ऋतिक गुस्से में, मुझे लगता है अब हमें उसको पीछे से नहीं सामने से बर्बाद करना चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई हेल किंग से टकराने की। उसकी बात सुन विक्रांत, यू आर राइट, अब हमें सामने से उस पर अटैक करना चाहिए, ऐसे भी हमारे प्लान के अनुसार उसकी कंपनी लगभग बर्बाद हो चुकी है और उसे कुछ पता नहीं चला, मतलब हम इस बार उससे आगे है। विक्रम जो मार्शल की पूरी बात सुन कुछ सोच रहा था, वह अचानक बोला, अगर मैं कहूँ उसे हमारे सभी प्लान का पहले से पता था और वह चाहता था हम ऐसा करें तो। विक्रम जी बात किसी को समझ नहीं आया, सब उसको सवालिया नजरों से देखने लगे। अभिषेक तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और अगर उसे सच पता होता क्या वह अब तक चुप रहता। अभिषेक जी बात सुन विक्रम अपनी शांत आवाज में, जो इंसान हमारी प्राइंसेस को 12 साल तक कैद में रख सकता है, हमें बिना पता चले हम पर नजर रख सकता है, क्या उसके लिए मुश्किल है माफिया किंग और हमारे रिलेशन का पता करना। विक्रम की बात अब सबको कुछ बातें समझ में आने लगा। प्रणव, मतलब तुम्हें लगता है उसे हमारे प्लान का पहले से पता था और वह भी यही चाहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें उसका क्या फायदा है, वह अब तक कुछ किया क्यों नहीं। अब सब कंफ्यूज हो गए। मार्शल और माहिर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम, मुझे लगता है जो जैसा दिख रहा वैसा है नहीं,
हमारी नजरों से कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा है जिसका पता करना बहुत जरूरी है। विक्रम की बात सुन। अभिषेक बोले तेरी बात सुन, अब तो मुझे लग रहा है कीर्ति को किडनैप करने के पीछे उसकी दुश्मनी नहीं बल्कि कोई और रीजन है। आप सब अभिषेक को देखने लगे, सबकी नजर खुद पर महसूस कर अभिषेक बोले वह आकाश वर्ल्ड का दूसरा बेस्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट है। उसने कई तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जिसके बारे में दुनिया को ना सही लेकिन अच्छे से पता है। इतना कुछ करने के बाद भी वह आज तक प्राइंसेस को हर्ट नहीं किया। प्राइंसेस भले ही उसके कैद में थी लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अगर वह चाहता तो प्राइंसेस के साथ कुछ भी कर सकता था लेकिन किया कुछ नहीं। अभिषेक की पूरी बात सुन, अब तो बाकी सबको भी लगने लगा सच जरूर उनके उम्मीद से बड़ा और शायद खतरनाक है। विक्रम मार्शल से मुझे आकाश और उसकी पूरी फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मारिया और उसकी फैमिली की भी। विक्रम की बात सुन मार्शल और माहिर वहां से निकल गए। कुछ देर बात कर बाकी सब भी निकल गए। तो आखिर क्या है आकाश का सच? क्या डेवर्स आकाश का सच पता कर पाएंगे? क्या देखी कैरवी कॉलेज में? गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। चैप्टर 86 कैरवी एंड अल्फा ग्रुप का सामना, आरुण का गुस्सा। कॉलेज। कैरवी को क्लास की जगह किसी और तरफ जाता देख कियान, शिव, ऋषि, सिया और चाहत एक दूसरे को देखने लगी लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया तो सब कैरवी के पीछे चलने लगे। कैरवी उनसे आगे निकलकर कॉलेज कैंपस के दूसरे तरफ आ गई जहां कुछ स्टूडेंट डरे सहमने नजरें झुकाए 5 स्टूडेंट के ग्रुप के आगे खड़े थे। ये ग्रुप इस कॉलेज का सबसे डेंजरस एंड पावरफुल ग्रुप है जिसका नाम अल्फा है। इस ग्रुप में कुल 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। ये सभी मुंबई के रिच एंड पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए कोई नहीं इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। अल्फा ग्रुप में करण माहेश्वरी, हिमांशु बजाज, सवी सिंघाल, अर्पित रजावत, अरुण रजावत, वीर राठौर, किरण माहेश्वरी करण की ट्विन सिस्टर मेघा वर्मा और मोनिका चौहान है। करण, हिमांशु, किरण, मेघा, सवी और मोनिका आज 3 दिन बाद कॉलेज आए थे। कैरवी के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था क्योंकि जब कैरवी कॉलेज में आई थी तब ये कॉलेज नहीं आए थे। करण, हिमांशु, सवी, किरण, मेघा और मोनिका काफी दिनों बाद कुछ जूनियर की हल्की फुल्की रैगिंग ले रहे थे, वो भी सिर्फ मजे के लिए। लेकिन अल्फा ग्रुप के नाम भर से जूनियर की हालत खराब हो गई। कैरवी को इन सब या अल्फा ग्रुप का कोई आइडिया नहीं था। वह डायरेक्ट उन स्टूडेंट के बीच अल्फा ग्रुप के सामने खड़ी हो 3 लड़कियों को घूरने लगी। कैरवी के इस हरकत पर जहां बाकी बच्चे उसके लिए डरने लगे, वही अल्फा ग्रुप उसको गुस्से में घूरने लगी। उनको पसंद नहीं था कोई उनके रास्ते में आए। कैरवी को अपने सामने देख उन तीनों लड़कियों की हालत खराब होने लगी। तीनों एक दूसरे को देखी फिर मासूम चेहरा बना कैरवी को। कैरवी उसको अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए अपनी प्यारी मगर क्यूट आवाज में बिना किसी पर ध्यान दिए बोली, आप तीनों यहाँ क्या कर रही है? हमने आपको क्या बोला था? हमारे साथ अभी चलिए, हमें बात करनी है। कैरवी भले ही शांत थी लेकिन उसके गुस्से को वह तीनों लड़कियां महसूस कर सकती थी। कैरवी अपनी बात बोल जैसे ही उनके साथ जाने लगी, मोनिका अपनी गुस्से भरी तेज आवाज में बोली, हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अल्फा ग्रुप के काम में इंटरफेयर करने की? क्या तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं? मोनिका की बात सुन कैरवी जो अब तक उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी, वह उनके तरफ पलट सांवलिया नजरों से देखने लगी। कैरवी के खूबसूरत और मासूम चेहरे को देख अल्फा ग्रुप तो उसको देखता ही रह गए। जहां करण, हिमांशु उसकी खूबसूरती में खो गए, वही किरण और सवी के चेहरे पर कैरवी को देख मुस्कान आ गया। लेकिन मोनिका और मेघा उसकी खूबसूरती देख जलन से भर गई। जब दोनों देखी कैसे करण और हिमांशु कैरवी को एकटक देख रहे हैं तो दोनों को कैरवी से जलन के साथ नफरत होने लगा। मेघा अपनी जलन भरी आवाज में, ये लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अल्फा ग्रुप को ऑफर करने की? तुम्हें क्या लगा तुम अपने इस खूबसूरती का यूज कर हमसे बच जाओगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेघा की बात कैरवी के सिर से ऊपर निकल गया। वह कंफ्यूजन में मेघा को देखने लगी लेकिन उसकी बातों का मतलब वहां खड़ा हर इंसान समझ गया। मेघा की बात करण, हिमांशु, सवी और किरण को अच्छा नहीं लगा। किरण मेघा से, मेघा तुम क्या बोल रही हो? वह बच्ची है और यह भी हो सकता है वह हमें नहीं जानती हो और गलती से यहाँ आ गई हो। सवी, हाँ मुझे भी लगता है, और उसके चेहरे को देखो वह अभी भी कंफ्यूज है। किरण और सवी की बात सुन मोनिका बोली, किरण इस कॉलेज में ऐसा कौन ही है जो अल्फा ग्रुप को नहीं जानता? ये बात पूरा कॉलेज जानता है, चाहे वह जूनियर हो या सीनियर, और सब ये भी जानते हैं
अल्फा ग्रुप के लड़के इस शहर तो क्या पूरे कंट्री के रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और भूलो मत ऐसी लड़कियों से हमारा पहले भी सामना हो गया है, इसको भी सच पता चल गया होगा इसलिए यह आ गई अपने खूबसूरती और मासूमियत के जाल से अमीर लड़कों को फंसाने और सबका अटेंशन पाने के लिए आ गई सबके बीच महान बनने। अब मोनिका की बात सुन हिमांशु और करण भी अपनी नजर कैरवी से फेर लिए। मोनिका अपनी बात भले ही धीरे बोली लेकिन वहां शांति होने के कारण सब उसकी बात सुन सकते थे। कैरवी भले ही एक पावरफुल एंगल थी, लेकिन ये दुनिया और यहाँ के लोग उसके लिए आज भी अनजान थे। वह नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकती है लेकिन इस तरह की बातें उसके समझ से बाहर था। आज तक वह सिर्फ अपने भाइयों और दोस्तों के साथ रही इसलिए उसको समझ नहीं आया मोनिका और मेघा की बातों का जवाब कैसे दे। और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि उसको उनकी बात ज्यादा समझ नहीं आया। कैरवी मासूमियत से बोली, आप दोनों हम पर गुस्सा क्यों कर रही हो? हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सॉरी अगर हमारे कारण आप लोग को प्रॉब्लम हुआ तो हम बस अपनी दोस्त को लेने आए थे, हमें उनसे बात करनी थी, अब हम चलते हैं। कैरवी की मासूमियत देख करण, हिमांशु, किरण और सभी का दिल पिघल गया लेकिन मोनिका और मेघा गुस्से में पागल होने लगी। कैरवी जैसे ही जाने लगी मोनिका आगे बढ़ उसके हाथ कस के पकड़ गुस्से में बोली, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे ही मासूमियत और खूबसूरती का ढूंढ कर अमीर लड़कों को फंसती है। तुम लोग आती ही हो ऐसे बड़े कॉलेज में अमीर लड़कों को फंसाने। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां होती ही है कैरेक्टर लेस जो अमीर लड़का देखा नहीं अपनी औकात दिखा देती है। मोनिका की आधा बातें भले ही कैरवी को समझ नहीं आया लेकिन कैरेक्टरलेस वर्ड का मतलब उसको अच्छे से पता था। साथ ही मोनिका के ऐसे पकड़ने से अब उसको दर्द होने लगा था। मोनिका की ऐसी बातें सुन उन तीनों लड़कियों को तेज गुस्सा आया। वह तीनों आगे बढ़ कुछ करती उससे पहले कोई मोनिका को कैरवी से अलग कर उसको तेज धक्का दिया। वह गिरती उससे पहले मेघा उसको पकड़ ली। अपने सामने खड़े इंसान को देखी अल्फा ग्रुप की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस वक्त उसके सामने अर्पित, आरुण, वीर और कियान गुस्से में अपनी लाल आंखों से मोनिका के साथ पूरे अल्फा ग्रुप को घूर रहे थे। मोनिका को धक्का देने वाला आरुण था। वीर, आरुण और अर्पित अपने दोस्तों के पास आ रहे थे तभी उनको मोनिका और मेघा की बात सुनाई दी लेकिन उनके बीच खड़ी कैरवी को देख उनके आंखों में खून उतर आया। उसी वक्त कियान और बाकी सब भी आए थे। आरुण कैरवी को अच्छे से चेक करते हुए अपनी घबराहट भरी आवाज में बोला, बच्चा आप ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। कियान कैरवी के हाथों को देखते हुए, प्राइंसेस बताओ ना तुम ठीक हो ना? सॉरी प्राइंसेस, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बोल जैसे ही कैरवी का हाथ छुआ कैरवी के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई। कैरवी की दर्द भरी सिसकी सुन कियान के साथ कैरवी के बाकी भाई और उसके दोस्त के चेहरे पर दर्द दिखने लगा। आरुण और बाकी सबको कैरवी से इस तरह बिहेव करता देख बाकी अल्फा मेंबर समझ गए कैरवी वैसी नहीं जैसा वह उसको समझ रहे थे। हिमांशु बाकी लोग जाने का इशारा किया। उन तीन लड़कियों को छोड़ सब निकल गए। अर्पित जैसे ही कैरवी के फ्रॉक का स्लीव ऊपर किया तो दर्द से कैरवी की आंखें बंद हो गई। कैरवी के गोरे कलाई पर इस वक्त मोनिका के उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहा था। जोर से पकड़ने के कारण कैरवी के हाथ में सूजन और नाखून के निशान दिख रहा था। कैरवी की ऐसी हालत देख आरुण की आंखें गुस्से में लाल हो गया, उसके आंखों में खून उतर आया। मोनिका उस वक्त जलन के कारण अपने नाखून कैरवी के हाथ में धंसा दी जिसके कारण उसके हाथ से खून निकलने लगा। कियान जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कैरवी के हाथ में लगे खून को साफ करते हुए बोला, बच्चा अगर दर्द हो तो बता देना। बोल हल्का फूंक मारते हुए उसके हाथ में लगे खून को साफ करने लगा। छोटी सी चोट पर अपने भाइयों को पैनिक करता देख कैरवी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, इसलिए पहले आप लोग शांत हो जाओ। छोटी सी चोट है, हम आप लोग को ऐसे नहीं देख सकते हैं। वीर कैरवी के गाल पर हाथ रख प्यार से बोला, बच्चा आप पक्का ठीक हो ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हम डॉक्टर के पास चले। कैरवी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखना में सिर हिला दी, तब जाकर उन चारों को राहत मिला। करण, किरण, हिमांशु, सवी, मोनिका और मेघा तो शॉक में अपने जगह खड़े उनको देख रहे थे। तभी मेघा जिसे आरुण का कैरवी के पास होना अच्छा नहीं लगा, वह गुस्से में बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखा नहीं रहा ये लड़की अपनी मासूमियत और खूबसूरती के जाल में तुम लोग को फंसाने की कोशिश कर रही है? इन जैसी लड़कियां होती ही है चार।
वह आगे कुछ बोलती उससे पहले अरुण गुस्से में बोला, खबरदार, अगर अपनी इस गंदी जुबान से एक भी गलत वर्ड मेरी प्राइंसेस के बारे में बोला तो जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइंसेस के बारे में ऐसा बोलने की? अरुण की गुस्से भरी आवाज सुन मोनिका और मेघा 2 कदम पीछे हट गए। अर्पित गुस्से में, तुम हमारी दोस्त हो इसलिए अभी तक सही खड़ी हो, अगर कोई और होता तो इस वक्त उसकी लाश यहाँ पड़ी होती। वीर गुस्से में, तुम कौन होती हो हमारी प्राइंसेस के बारे में कुछ बोलने वाली? कभी खुद को देखा है? खुद जैसी हो वैसा ही सबको समझ रखा है क्या? बोल। तीनों मोनिका और मेघा को देख करण, हिमांशु, किरण और सभी को घूरने लगे। वीर, अरुण और अर्पित को गुस्से में देख जहां बाकी सब डर गए वहीं कैरवी को कुछ समझ नहीं आया। कैरवी अरुण के हाथ पकड़ मासूमियत से बोली, भाई आप गुस्सा मत करो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा। कैरवी की मासूमियत देख जहां अरुण, अर्पित, कियान और वीर का गुस्सा शांत हो गया, वही उसके मुंह से अरुण के लिए भाई सुन करण, हिमांशु, सवी, किरण, मेघा और मोनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो क्या होंगी? सच जानकर अल्फा ग्रुप का रिएक्शन। क्या अल्फा ग्रुप टूट जाएगा? क्या करेगी कैरवी? कौन है वह 3 लड़कियां? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 87, परियों का आना, दीक्षा परी और रावी परी का वापस आना, रूहानी का नाटक। कॉलाज। अरुण को गुस्सा करता देख उसके दोस्त और बाकी सब डर गए। थोड़ी देर के लिए कैरवी भी डर गई, लेकिन उसको अरुण और अपने बाकी भाइयों का ऐसे गुस्सा करना अच्छा नहीं लगा। वही कैरवी के मुंह से अरुण के लिए भाई सुन करण, हिमांशु, किरण, सवी, मेघा और मोनिका को झटका लगा। कैरवी के चेहरे पर डर देख अरुण, अर्पित, वीर और कियान का गुस्से एक पल में गायब हो गया। अब उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगा। अरुण कैरवी को लगा प्यार भरी अपनी आवाज में बोला, सहो बच्चा डरो मत, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो बस अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अर्पित कैरवी के सिर को सहलाते हुए बोला, प्राइंसेस हम सच गुस्सा नहीं है। वीर और कियान भी कैरवी को बोले वह गुस्सा नहीं है, तब जाकर कैरवी को उन पर विश्वास हुआ। कैरवी मुस्कुराते हुए अपने चारों भाई के गले लग बोली, आप लोग स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, आप गुस्सा मत करना, हमें डर लगता है। कैरवी की बात सुन चारों एक साथ प्रॉमिस बच्चा, आज के बाद हम आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। कैरवी उनसे अगल हो उनको देखने लगी, तभी उसका ध्यान मोनिका पर गया जो गुस्से और नफरत से उसे घूर रही थी। मोनिका को देख कैरवी को उसका कैरेक्टर लेस बोलना याद आया। भले ही कैरवी दुनिया के डार्क साइड से अनजान थी और वह क्यों थी, उसका आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उसको कैरेक्टर लेस का मतलब अच्छे से पता था। वह मोनिका और अल्फा ग्रुप के सामने खड़ा हो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, आपने हमें कैरेक्टर लेस क्यों बोला, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और जहां तक हमें पता है ये वर्ड तो बैड गर्ल को बोला जाता है और हम गुड गर्ल है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कैरवी की ऐसी मासूमियत भरी बात सुन तो एक पल के लिए मोनिका और मेघा भी हैरान रह गई। उनके दिमाग में एक ही ख्याल आया, उन लोगों ने उसको कितना कुछ बुरा बोला, लेकिन उसको एक ही वर्ड समझ आया, क्या ये सच में मासूम है या सबके सामने मासूमियत का नाटक कर रही है? इतना सोच दोनों को कैरवी से नफरत होने लगी। वही कैरवी की मासूमियत देख अल्फा ग्रुप के बाकी मेंबर और उसके भाई समझ गए। उसको मोनिका के बातों का मतलब समझ नहीं आया। ये जान अरुण, अर्पित और बाकी सबको राहत मिला नहीं, क्योंकि अगर कैरवी को मोनिका के बात का मतलब समझ आता तो उनके लिए मुश्किल होता उसको समझना। कियान कैरवी को अपनी तरफ कर बोला, प्राइंसेस तुम इन बातों को छोड़े, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी? अब जाकर कैरवी का ध्यान वापस उन तीनों लड़कियों पर गया और वह उनको घूरते हुए कियान और बाकी सबसे बोली, भाई आप लोग हमारा इंतजार कीजिए, हम अपनी दोस्तों से बात करके आते हैं। अरुण उसको जाने का बोला तो कैरवी उन तीनों लड़कियों के साथ कॉलेज गार्डन में आ गई। कैरवी के जाने के बाद वहां का माहौल फिर से गर्म हो गया। कियान गुस्से भरी आवाज में मोनिका और मेघा से, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुए मेरी प्राइंसेस के बारे में ऐसी घटिया बातें बोलने की? और क्या कहा आपने, वह अमीर लड़कों को फंसती है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस मोनिका एंड मिस मेघा, अगर वह चाहे तो यहाँ खड़ी खड़ी आप दोनों के पूरे खानदान के खरीद दे, इतनी औकात है उसकी, जिसे आप एक मिडिल क्लास बोल रही थी। वह कैरवी रजावत खानदान ही नहीं, शेखावत खानदान की भी प्राइंसेस है, तो आप बताएं आपकी औकात क्या है उसके सामने? आप दोनों उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। फिर करण और किरण को देख, मुझे आप दोनों से यह उम्मीद नहीं थी। माना आप दोनों को नहीं पता था वह कौन है, लेकिन ये तो पता था वह एक छोटी बच्ची है, क्या आपको उसकी मासूमियत नहीं देखी?
कियान की बात सुन किरण, करण, सवी और हिमांशु जो पहले से गिल्ट में थे उसको और गिल्टी फील होने लगा। ऋषि गुस्से में, मैं आप सबकी इज्जत करता हूँ इसलिए मेरी एंगल से इतनी बदतमीजी करने के बाद भी चुप हूँ। अगर आप लोग की जगह कोई और होता तो उसका अंजाम आप सोच भी नहीं सकते थे। अपनी बात बोल ऋषि और कियान अपने बाकी दोस्तों के साथ वहां से निकल गए। अब वहां सिर्फ अल्फा ग्रुप बचा। हिमांशु आरुण से गिल्ट भरी आवाज में, आरू, जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हमें एहसास है हमसे गलती हुई है। जब मोनिका उसके बारे में गलत बोल रही थी तो हमें स्टैंड लेना चाहिए था। हमें पता नहीं था वह तुम्हारी बहन है, नहीं तो हम ये सब होने ही नहीं देते। हिमांशु की सुन अर्पित गुस्से में, मतलब क्या है तेरी नजरों में किसी मिडिल क्लास लड़की की कोई इज्जत नहीं है। मुझे तुमसे और करण से यह उम्मीद नहीं था। हमारा ग्रुप कब से लड़कियों की ऐसी इंसल्ट करने लगा। सभी गिल्ट भरी आवाज में, सॉरी अर्पित, हमसे गलती हो गई, लेकिन यकीन मानो हमने मोनिका और मेघा को रोकने की कोशिश की लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ हम कुछ बोल नहीं पाए। उसकी बात सुन वीर गुस्से में किरण और सवी से मोनिका और मेघा की ओर इशारा कर बोला, क्या तुम दोनों को नहीं पता ये दोनों कैसी है? अरे इन दोनों की तो हमेशा से आदत है दूसरों की बेइज्जती करना, लेकिन तुम दोनों ऐसा कब से करने लगी? क्या हमें हमारी प्राइंसेस का मासूम चेहरा नहीं देख? अरे वह एक छोटी बच्ची है जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। उसे तो तुम्हारी बात का मतलब भी समझ नहीं आया, लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो, फिर ऐसा कैसे होने दिया? जिसके सामने हम तेज आवाज में बात नहीं करते उसको तुम्हारी दोस्त इतना कुछ बोल गई और तुम दोनों कुछ कर नहीं पाए। वीर की बात सुन किरण और सवी को कीर्ति के लिए काफी बुरा लगा। करण जो तब से चुप बाकी बातें सुन रहा था, वह अपनी शांत आवाज में आरुण के सामने खड़ा हो कहा, कोई एक्सप्लेन नहीं दूंगा क्योंकि हमसे अपनी गलती का एहसास है। हम सब उस बच्ची का दिल दुखाया है। भले ही उसे समझ नहीं आया लेकिन हमें सब पता है, हम सब उससे माफी मांगेगी। स्पेशली मोनिका और मेघा, तुम दोनों उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगोगी। आरुण करण की आंखों में देख रूखे स्वर में बोला, मेरे लिए हमारी दोस्ती इम्पोर्टेंट है लेकिन मेरी प्राइंसेस से कम। अब हमारी बात तभी होगी जब प्राइंसेस तुम लोग को माफ करेगी। बोल वहां से निकल गया। वही बाकी के वही खड़ा रह गए। किरण गुस्से में मोनिका और मेघा से बोली, मैंने बोला था ना वह बच्ची है, उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, लेकिन तुम दोनों नहीं मानी। देख क्या हुआ। करण किरण से बोला, भले कि मोनिका और मेघा ने गलती की लेकिन उसे ना रोक, हमने भी गलती की है इसलिए हम सब उससे माफी मांगेंगे। फिर करण, किरण, हिमांशु और सभी वहां से बाकी सबके पीछे जाने लगे। मोनिका और मेघा आज जिंदगी में पहली बार इंसल्टेड फील हुआ जिसकी वजह वह कैरवी को समझने लगे, जिसके कारण दोनों उससे नफरत करने लगी। वो दोनों कॉलेज से बाहर निकल गई। कॉलेज गार्डन में वह तीनों लड़कियां कैरवी के सामने अपना सिर झुकाए खड़ी थी। वही कैरवी उसको गुस्से में घूर रही थी। एक लड़की जो दिखने में उन दोनों से सुंदर लेकिन कैरवी से कम थी, वह मुंह बनाकर कैरवी से, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही है? हमें आपकी इन भूरी आंखों से डर लगता है। और ऐसे भी हमने थोड़ी ना कोई गलती की। उस लड़की की बात सुन कैरवी अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए, आपसे तो हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हमें इन दोनों से जवाब चाहिए। फिर उन दोनों से, हमने आप दोनों से कल रात क्या कहा था? कुछ याद है या भूल गई? कैरवी की बात सुन तीनों कल रात की बात याद करने लगे। फ्लैशबैक, कल रात जब कैरवी सो रही थी अचानक उसको आभास हुआ मौसम में कुछ बदलाव आया, जिसे महसूस कर वह बेड से उठ प्रत्यक्ष की चारों ओर सुरक्षा चक्र बना दी जिससे उसकी नींद खराब ना हो। फिर वह बालकनी में काले आसमान को देखने लगी। कैरवी अपने दोनों हाथ आगे कर आंखें बंद कर कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगी। थोड़ी ही देर में कैरवी के हाथ से नीली रोशनी निकलने लगा और वह रोशनी चारों तरफ फैलने लगा, जिससे कारण मौसम में आए बदलाव कुछ ही देर में काफी हद तक शांत हो गया। कैरवी अभी खड़ी थी तभी उसके सामने तीन परियां आकर खड़ी हो गई। तीनों के चेहरे पर तेज था। तीनों एक साथ कैरवी के आगे अपना सिर झुका, राजकुमारी देवांशी को हम परियों का प्रणाम। उन तीनों को यहाँ देख कैरवी उनसे कंफ्यूजन में बोली, आप तीनों इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? फिर आगे खड़ी दो परियों से बोली, दीक्षा परी और रावी परी, आप दोनों को तो त्रिकुट में होना चाहिए। फिर तीसरी परी से बोली, राजकुमारी रूहानी, आपको को इस वक्त परिलोक में रानी परी के साथ होना चाहिए, तो इस वक्त आप लोग धरती पर क्या कर रही है? दीक्षा अपना सिर झुका, राजकुमारी, हम यहाँ महाराज देवांश के आदेश पर आए हैं। अब तक आपको पता चल चुका होगा काल भैरव अपनी कैद से आजाद हो चुका है। भले ही इस वक्त वह कमजोर है और वह आपके बारे में पता नहीं कर सकता, लेकिन अब आप पर खतरा बढ़ गया है।
रावी राजकुमारी महाराज और महारानी का आदेश है। आज से हम आपके अंगरक्षक हैं, कृपया हमें अपने सेवा का मौका दे। कैरवी की नजरें अब रूहानी पर गया तो वह अपने दांत दिखा, हमें आपकी याद आ रही थी, इसलिए हम दीक्षा और रावी के साथ आपसे मिलने आ गए। उनकी बात सुन कैरवी का सिर हिला। दीक्षा और रावी से बोली, हम उनकी चिंता समझते हैं, लेकिन अभी आप दोनों का वहां रहना जरूरी है। खतरा हम पर ही नहीं परिलोक पर भी है। आप माता श्री और पिताश्री को कहिएगा, उनकी देवांशी अपना ख्याल रख सकती है, वह परेशान ना हो। अब आप दोनों यहाँ से जा सकती है। फ्लैशबैक एंड। कैरवी अपनी सर्द आवाज में, क्या आप लोग के नजरों में त्रिकुट राजकुमारी का कोई महत्व नहीं है? कैरवी की ऐसी बात सुन रावी और दीक्षा, यहाँ तक कि रूहानी भी अपने घुटने के बल बैठ गई। दीक्षा, राजकुमारी, आपका आदेश हमारे लिए सबसे ऊपर आता है, और हम आपके कहे अनुसार त्रिकुट भी गए थे। आपका संदेश हमने महाराज को दिए, लेकिन उन्होंने हमें वापस आपके पास भेज दिया, साथ ही आपके लिए कुछ दिया है। बोल एक सुनहरे रंग का लेटर कीर्ति को दी। उस लेटर को पढ़ कैरवी के चेहरे पर स्माइल आ गया। वह तीनों को खड़ा होने का बोल दीक्षा और रावी से बोली, ठीक है, आज से आप दोनों हमारे साथ रहेगी। फिर रूहानी से, लेकिन आप परिलोक वापस जा रही है। कैरवी की बात सुन रूहानी नाटक करते हुए रोनी आवाज में, देवांशी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, हम आपकी दोस्त है। हमें सच में आपके साथ धरती पर समय बिताना है, और हम आपसे वादा करते हैं, जब भी हमें लगा परिलोक की हमारी जरूरत है, हमें वहां चले जाएंगे। काफी मानने के बाद कैरवी मन गई। कैरवी तीनों से, आज से आप तीनों हमारे साथ रहेगी, और हमें राजकुमारी या देवांशी नहीं बल्कि सबकी तरह कैरवी बोलेगी। इस बात पर तीनों मन गई। रूहानी कैरवी से, वैसे आपका तो धरती पर दूसरा जन्म है, फिर भी आपको इंसानी भाषा समझ नहीं आती। कैरवी कंफ्यूजन में, आपके कहने का मतलब क्या है? रूहानी, थोड़ी देर पहले वह लड़की आपको उतना कुछ बोली और आपको कुछ समझ नहीं आया। रूहानी की बात सुन कैरवी वह मुंह बन गया। वह चिढ़कर माना कि हमारा धरती पर दूसरा जन्म है, लेकिन यह आप भी जानती है, हम इंसानों के बीच बहुत कम रहे हैं। पिछले जन्म में आश्रम चले गए और इस जन्म में एक कैद में रहे, तो हमें कैसे पता होगा इंसान अपना स्वभाव कैसे बदलते हैं? रूहानी, कोई नहीं, अब हम आ गए ना, दोनों साथ में सब कुछ समझेंगे। पता नहीं हमारे बिना आपका क्या होता। रूहानी की बात सुन कैरवी घूरने लगी। तभी कैरवी को कियान की आवाज सुनाई दी। कियान, किसके बिना किसका क्या होता? क्या कियान परियों का सच जान पाएगा? क्या कैरवी अल्फा ग्रुप को माफ कर देगी? क्या करेगी मोनिका और मेघा? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 88। दीक्षा, रावी और रूहानी की सबसे मुलाकात, कार्तिक की मोहब्बत। कॉलाज गर्दन। कैरवी, रावी, दीक्षा और रूहानी से बात कर रही थी, तभी कियान और उसके बाकी दोस्त वहां उनके पास आ गए। सबने उनकी पूरी बात तो नहीं, लेकिन रूहानी की आखिरी बात सुन लिए। कियान की बात सुन कैरवी कुछ बोलती उससे पहले रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, हम बस कैरवी को समझा रहे थे, वह अच्छी है, इसलिए उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन ये सच नहीं है। जितना इनको ये दुनिया उतनी अच्छी लगती है, उतना है नहीं। अगर यहाँ अच्छाई है तो उससे कहीं ज्यादा बुराई है, इसलिए हमें संभल कर रहना चाहिए। रूहानी की बात सबको ठीक लगा। उसकी बात सुन कियान कैरवी से बोला, प्राइंसेस, आपकी दोस्त बिल्कुल सही बोल रही है, आप जितना समझती हो ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके दोस्त और आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। जब भी आप प्रॉब्लम में हो, आज की तरह हमेशा हमें अपने पास पाओगी। कियान की बात सुन कैरवी मुकुराने लगी। तभी दीक्षा, रावी और रूहानी एक साथ, हम भी तो है, ये सुन सब मुकुराने लगे। तभी वहां अरुण, अर्पित और वीर आए। सबको मुकुराता देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गया। दीक्षा, रावी और रूहानी को देख वीर कैरवी से बोला, वैसे प्राइंसेस, क्या आप हमें अपनी इन ब्यूटीफुल फ्रेंड से नहीं मिलवाओगे? वीर की बात सुन कैरवी मुस्कुराते हुए, हम अभी आप लोग को इनसे मिलवाते हैं। फिर उन तीनों की ओर इशारा कर सबसे बोली, ये है दीक्षा, रावी और रूहानी, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, तीनों हमारे लिए बहुत खास है। फिर उन तीनों को सबसे मिलवाए। सबको दीक्षा, रूहानी और रावी से मिलकर काफी अच्छी लगा, वह तीनों भी सबसे मिलकर खुश हो गई। सिया टाइम देख सबसे बोली, फ्रेंड्स, हमारी पहली क्लास ओवर होने वाली है, अगर हमने ज्यादा देर की तो सेकंड क्लास भी मिस हो जाएगी। आई थिंक हमें चलना चाहिए। सिया की बात सुन अरुण, तुम लोग अपने क्लास में जाओ। फिर वह कैरवी से बोल, बच्चा, अगर कुछ भी हो सबसे पहले आप मुझे कॉल करोगी? कैरवी भी हाँ में सिर हिला, सबसे साथ अपनी क्लास की ओर बढ़ गई। वह तीनों भी वहां से निकल गए।
होटल सनसाइन। आज होटल सनसाइन में कियारा की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह अपनी असिस्टेंट ज्योति के साथ मीटिंग के लिए आई थी। इस वक्त होटल में ओपन एरिया में उनकी मीटिंग चल रहा था। जब से मीटिंग स्टार्ट हुआ था तब से कियारा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको अपनी खतरनाक नजरों से घूर रहा हो, लेकिन अपने चारों तरफ देखने पर भी उसको कोई नहीं दिखा, तो वह इस बात को अपना वहम समझ इग्नोर कर वापस मीटिंग पर फोकस करने लगी। कियारा मुंबई की बेस्ट फैशन डिजाइनर में से एक थी। इसका शेखावत इंडस्ट्री से अलग खुद का एक फैशन हाउस था जिसका नाम एंगल फैशन हाउस था। आज की मीटिंग कियारा के लिए बहुत जरूरी था। उसकी मीटिंग मेहरा इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर जतन मेहरा के साथ थी, जिनकी उम्र करीब 32 साल होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद कियारा मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, आपने हम पर विश्वास किया है, हमारी कंपनी आपका विश्वास टूटने नहीं देगी। मिस्टर मेहरा मुस्कुराते हुए, मिस शेखावत, हमें आपके साथ काम कर बेहद खुशी हो रहा है। पिछले 3 साल में आपकी कंपनी की ग्रोथ देख कोई भी बता सकता है आप कितनी मेहनती है। उम्मीद है हम आगे भी इस तरह का प्रोजेक्ट करेंगे। कियारा मुस्कुराते हुई, जी जरूर मिस्टर मेहरा, आप कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी में भेज दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगा। कियारा भी अपना सिर हिला दी, फिर मिस्टर मेहरा वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद कियारा गहरी सांस लेकर अपनी असिस्टेंट ज्योति से बोली, तुम कॉन्टैक्ट रेडी करके मिस्टर मेहरा की कंपनी भेज दो, साथ ही डीलर से भी बात कर लेना। हमें कल से काम शुरू करना होगा। अभी के लिए तुम कंपनी जाकर बाकी के काम देखो। कियारा की बात सुन उसकी असिस्टेंट वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद कियारा वहां से निकल वॉशरूम की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही कियारा वॉशरूम से निकल बाहर जाने लगी, अचानक कोई उसको लिफ्ट के अंदर खींच लिया। इसी के साथ लिफ्ट चलने लगा। अचानक हुए इस हादसे से कियारा डर गई, लेकिन वह कुछ समझती उससे पहले उसके सामने वाला इंसान उसके ओठ पर काफी रिफली किश करने लगा। इसी के साथ उसके ओठों पर बाइट करते हुए दोनों हाथ वॉल से लगा ऊपर कर दिया। कियारा पहले डर गई, लेकिन जानी पहचानी खुशबू महसूस कर वह शांत होने लगी, लेकिन उसके ओठों पर दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वह इंसान कियारा को अपने गोद में उठा किस करते हुए उस फ्लोर पर बने रूम की ओर बढ़ गया। रूम के अंदर आकर वह इंसान कियारा को बेड पर पटक वापस उसके ऊपर बेरहमी से किश और बाइट करने लगा। उस इंसान को गुस्से में देख कियारा धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए सॉफ्टली उसके किश का रिस्पांस करने लगी, जिसे महसूस कर वह इंसान शांत होने लगा। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह शांत होकर कियारा के अपने आंखों में जुनून भरी मोहब्बत लिए उसे देखने लगा। कियारा उसके गाल पर हाथ रख अपनी प्यार भरी आवाज में बोली, कार्तिक, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? कियारा की बात सुन कार्तिक को याद आया कैसे कियारा उस आदमी से हंसते हुए बात कर रही थी मम्मा, जिसे याद कर उसको वापस गुस्सा आने लगा। वह कियारा के गले पर जोर से बाइट किया, जिसके कारण उसके मुंह से चीख निकल गया। कार्तिक उसके आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास किसी लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी से मिलने की? मैंने पहले ही बोला था उस इंसान से दूर रहना। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी मोहब्बत पर अपनी नजरें भी उठाए। कियारा शेखावत, तुम कार्तिक राठौर की मोहब्बत हो। अब जाकर कियारा को कार्तिक के गुस्से का कारण समझ आया। कार्तिक कियारा को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव था। ये बात कियारा बचपन से जानती थी, जिसे समझ वह कार्तिक को समझाते हुए उसके आंखों में देख बोली, कार्तिक, यह मीटिंग मेरे कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। प्लीज आप शांत हो जाओ। और रही बात मेरी, तो कियारा शेखावत कल भी अपने कार्तिक की थी, आज भी है और हमेशा उसकी रहेगी। मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। कियारा का जवाब सुन कार्तिक के दिल में सुकून उतर आया और उसका गुस्सा शांत हो गया, लेकिन उसको जतन से काफी जलन हो रहा था। वह कियारा को हक कर हस्की वॉइस में बोला, बेबी, बात चाहे कुछ भी हो, गलती हुई है तुमसे तो सजा भी मिलनी चाहिए, और तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें कैसी सजा देता हूँ। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट का नाम सुन कियारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, साथ ही उनके चेहरे पर हल्के डर के भाव आ गए। वह पप्पी फेस बना कार्तिका को रोकते हुए, प्लीज कार्तिक, आज नहीं, मुझे आज रजावत मेंशन प्रिंसेस से मिलने जाना है। आपके वो सब करने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है, मुझसे चला भी नहीं जाता। कियारा की बात सुन कार्तिक डेविल स्माइल करते हुए, बेबी, ये तो तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। नाउ रेडी फॉर पनिशमेंट। इतना बोल कार्तिक एक झटके में कियारा की शर्ट उसके शरीर से अलग कर जमीन पर फेंक दिया। कियारा को उसको आंखें फारे शॉक में देखते रह गई।
अगले ही पल कार्तिक उसके पैंट को भी शरीर से अलग कर जमीन पर फेंक दिया। भी इस वक्त कियारा कार्तिक के सामने सिर्फ अपने ब्लैक अंडरगारमेंट में थी। उसको शर्म के साथ गुस्सा भी आ रहा था। कार्तिक इंटेंस नजरों से कियारा के खूबसूरत बॉडी को देखते हुए अपना शर्ट और उसके बाद अपना पैंट उतर जमीन पर फेंक दिया। फिर बेड पर अपने एक हाथ में कियारा के दोनों हाथ पकड़ उसके ऊपर, उसके गले और कॉलरबोन पर किश के साथ तेजी से बाइट करने लगा। कियारा को दर्द होने लगा। वह कार्तिक को रुकने को बोलने लगी लेकिन वह नहीं सुना। किश करते हुए कार्तिक उसके ऊपर एना को एक झटके में फाड़ दिया। फिर उसके उभार को रफली मसलने और सहलाने लगा, जिसके कारण कियारा के दर्द में सिसकियां निकले लगा। कार्तिक उसके एक उभार को अपने मुंह में ले उसे तेजी से किश और बाइट करने लगा। दर्द होने पर सक करने लगा था, जिसके कारण कियारा की हालत खराब होने लगा। वह पूरी तरह मदहोश हो गई। कार्तिक अपने टाई से उसके दोनों हाथ बांध ऊपर कर दिया। फिर उसका दूसरा हाथ उसके कमर से नीचे थाई के बीच चलने लगा। कियारा को पसीना आने लगा। कार्तिक एक झटके में उसके शरीर का आखिरी कपड़ा भी उससे अलग कर दिया, जिसे महसूस कर कियारा कौंप गई। कार्तिक उसके निचले हिस्से को अपने हाथ से रब करने लगा। फिर वहां अपने हाथ को तेजी से मूव करने लगा, जिसके कारण कियारा की आंखें बंद हो गया और उसके मुंह से मौन की आवाजें निकलने लगी। थोड़ी देर बाद कार्तिक उसके ऊपर उसके अंदर बिना किसी वार्निंग समा गया, जिसके कारण कियारा की चीख निकल गई। वह कार्तिक को अपने हाथ खोलने को बोलने लगी। थोड़ी देर बाद कार्तिक उसके हाथ खोल दिया, जिसे महसूस कर वह भी उसका साथ देने लगी। आखिर दोनों ही एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, वो भी बचपन से। करीब 3 घंटे एक दूसरे से प्यार कर दोनों से अलग हुए। कियारा तो कार्तिक से अलग हो थक कर उसके बाहों में सो गई। वही कार्तिक एक तक कियारा के सोते चेहरे को देखते हुए अपनी जुनूनी आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करता सकता, और जो भी कोशिश करेगा उसकी हस्ती यह कार्तिक राठौर मिटा देगा। फिर कियारा को देखते हुए कार्तिक भी सो गया। कॉलेज अपनी सारी क्लास खत्म कर कैरवी और उसके दोस्त कैंटीन में आए। रूहानी, दीक्षा और रावी का क्लास कर बुरा हाल था। रूहानी कीर्ति के कंधे पर सिर अपनी थकी आवाज में बोली, हमें पहले लगता है धरती पर बच्चों की जिंदगी काफी आसान और मजेदार है, उनको स्कूल और कॉलेज जाकर कितना मजा आता होगा। आज समझ आया, जरूरी नहीं जो दिखे वही सच हो। तुम इंसान इतना कुछ कैसे पढ़ लेते हो, वो भी एक दिन में। हमारा तो एक दिन में ही बुरा हाल हो गया, इससे तो अच्छा हमारे परिलोक का गुरुकुल था। रावी रूहानी, आज पहली बार हम आपकी बात से सहमत है। भले ही इंसानी जिंदगी मजेदार है, लेकिन यह उतना ही कठिन है। रावी और रूहानी की बात सुन दीक्षा और कैरवी मुकुराने लगी। चारों काफी धीरे बात कर रही थी, इसलिए किसी को उनकी आवाज नहीं आई। शिव और ऋषि जाकर सबसे के लिए लंच ऑर्डर कर दिए। तभी वहां अरुण, वीर और अर्पित आए। वह भी उनके टेबल के पास चेयर लगाकर बैठ गए। तो आगे क्या होगा? कैसे माफी मांगेंगे अल्फा ग्रुप कैरवी से? क्या कैरवी उसको माफ करेगी? क्या करने वाली है मोनिका और मेघा? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 89 अल्फा ग्रुप का माफी मांगना। दीक्षा, रावी और रूहानी रजावत मेंशन में। कॉलेज कैंटीन। कैरवी अपने दोस्तों और भाइयों को साथ कैंटीन में बैठे लंच आने का वेट करते हुए उनसे बातें कर रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कान था। कृतिका और सनाया भी उसके पास आकर बैठ गए। 2 टेबल को एक साथ मिला सब वही बैठ गए। इतने सारे हैंडसम लड़कों को एक साथ देख जहां लड़कियां आहें भर रही थी, वही कैरवी के साथ रूहानी, दीक्षा और रावी को देख बाकी लड़कों का भी कुछ वही हाल था। सब बात कर रहे थे, तभी वहां करण, हिमांशु, किरण और सभी उनके पास आए। उनके चेहरे पर दुख के साथ गिल्ट के भाव थे। उनके आते ही कैंटीन में बैठे सारे स्टूडेंट उनको देखने लगे। कितने दिनों बाद अल्फा ग्रुप उनको एक साथ दिखा था। अरुण, अर्पित और वीर को उनके साथ न देख पहले बाकी स्टूडेंट को हैरानी हुआ, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। अरुण, वीर और अर्पित उनके कैंटीन में आने का कारण समझ गए, लेकिन उनको इग्नोर कर अपने लंच पर ध्यान देने लगे। उनको अपने पास आता देख कियान, ऋषि, शिव, सिया और चाहत के चेहरे के भाव बिगड़ गया। वही कैरवी, दीक्षा, रावी और रूहानी उनको कंफ्यूजन में देखे फिर एक दूसरे को, लेकिन कुछ समझ नहीं आने पर चारों अपना लंच करने लगे। कैरवी खाते वक्त तरह तरह के मुंह बना रही थी, जिसके कारण काफी क्यूट और मासूम लग रही थी। करण की आंखें तो बस कैरवी के मासूम चेहरे पर टिक गया। उसको देखते ही करण के दिल में हलचल होने लगा। उसको होश कियान की आवाज सुनाया। कियान नाराजगी भरे लहजे में, अब आप लोग यहाँ क्यों आए हो? सुबह जो हुआ वह काफी नहीं था। अगर इस बार आपके ग्रुप का कोई मेंबर मेरी बहन को कुछ बोला या कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कियान की नाराजगी वह चारों समझ रहे थे, इसलिए वह कुछ नहीं बोले।
माहौल गर्म होता देख अरुण, वीर और अर्पित को कुछ इशारा किया जिसे समझ दोनों कैंटीन को खाली करवा दिए। भले ही तीनों अपने बाकी दोस्तों से गुस्सा थे, लेकिन वह कभी नहीं चाहेंगे कोई उनके दोस्तों को माफी मांगता देखे। करण अपनी शांत आवाज में कियान से बोला, कियान हम यहाँ अपनी सुबह हुई गलती का माफी मांगने आए हैं। भले ही हमने कुछ बोला ना हो, लेकिन न बोलना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। करण की बात सुन सब शांत हो गए। वही कैरवी तो इन सब से अलग अपने खाने में बिजी थी। तभी करण कैरवी के सामने घुटने के बल बैठ था। कैरवी को अपने खाने में बिजी थी। करण के ऐसे बैठते ही उसके हाथ रुक गए और वह सवालिया नजरों से करण को देखने लगी। उसको समझ नहीं आया आखिर करण उसके सामने ऐसे बैठा क्यों। करण अपनी गिल्ट भरी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, आई एम सॉरी। सुबह हमें आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। हिमांशु भी उसके पास बैठ कहा, हाँ मुझे भी माफ कर दो। सुबह जितना मोनिका और मेघा की गलती थी उतना ही हमारी भी गलती थी। चुप होकर सामने गलत होने देना भी एक बहुत बड़ी गलती है। किरण और सभी भी कैरवी से माफी मांगी। उनको माफी मांगता देख कैरवी कंफ्यूजन में अपने सिर खुजले हुए बड़ी मासूमियत से बोली, हम आप लोग को माफ तो तब करेंगे जब हमें पता होगा आपकी गलती क्या है। वैसे आप लोग कौन हो और हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? आपने हमारे साथ क्या गलत किया? हमें कुछ याद क्यों नहीं है? कैरवी की बात सुन उसके दोस्त और भाई उसकी मासूमियत देख मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको सुबह ही पता चल गया था कैरवी को मोनिका और मेघा की बातें ज्यादा समझ नहीं आए। और कैरवी की बचपन से आदत थी जो बात उसके लिए यूजलेस होता उसको वह अपने दिमाग से निकाल देती। कैरवी की मासूमियत देख करण, हिमांशु, किरण और सभी को बुरा लगने लगा। वह चारों कैसे एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं, जिनको इस दुनिया के डार्क साइड का कोई अंदाजा ही नहीं है। किरण कैरवी के सामने आ उसके हाथ अपने हाथ में ले कही, बच्चा हम जो सुबह हुआ उसके लिए माफी मांगने आए हैं। मोनिका और मेघा आपको जब गलत बोल रही थी तब हमने उनको नहीं रोका, ये जानते हुए वह गलत है। दोस्ती के आगे हम इंसानियत को भूल गए। हमें अपनी गलती का एहसास है, प्लीज आप हमें माफ कर दो। किरण की बात सुन कैरवी को सब कुछ समझ आ गया। वह मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, हम आप लोग से गुस्सा नहीं है, लेकिन हमारी माफी से आपको सुकून मिलता है तो हम आप लोग को माफ करते हैं। लेकिन अब आप लोग उन बैड गर्ल्स के साथ मत रहना। मम्मा कहती है अगर हम बैड फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो हम भी बैड बन जाएंगे। कैरवी के माफ करते ही अल्फा ग्रुप के मेंबर के ओठों पर मुस्कान और दिल में सुकून उतर आए। कैरवी के दोस्त भी मुस्कुराने लगे, उनको कैरवी बहुत प्यारी लगी। कैरवी उन चारों को देख पाउट बनाकर, अब आप लोग हमारे आगे से खड़े हो जाओ, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, नहीं तो भाई मेरा सारा खाना खा जाएंगे। कैरवी के क्यूट चेहरे और उसकी बात सुन सब हंसने लगे। वही अर्पित का मुंह बन गया क्योंकि कैरवी के सामने लगी चेयर पर बैठा वही लंच कर रहा था। अर्पित मुंह बनाकर, प्रिंसेस ऐसा तो मत बोलो, मैंने थोड़ा सा ही खाया है। कैरवी भाई आपने मेरा आधा खाना खा लिया, अब मेरे लिए आप फिर से मंगाओ, नहीं तो मैं डैडा को बोल दूंगी आप मेरा खाना खा जाते हो। कैरवी की बात सुन अर्पित तो उसको मुंह खोले देखने लगा, वही बाकी सब हंसने लगे। करण अरुण के सामने खड़ा हो, हमें तुम्हारी प्रिंसेस से माफी मिल गई तो क्या हम वापस वही दोस्त बन सकते हैं? करण की बात सुन अरुण उसको देखने लगा, फिर अपनी जगह से उठ उसको गले लगा लिया। उसके बाद सब मिलकर ग्रुप हग किए। अरुण कैरवी को अपने दोस्तों से मिलवाया। कैरवी को भी सबसे मिल खुशी हुआ। थोड़ी ही देर में किरण और सभी कैरवी को छोटी बहन के जैसे ट्रीट करने लगी। कैरवी को ये भी पता चला किरण और करण कियान के मामा जेड के बच्चे हैं। लंच कर वापस सब अपनी क्लास में चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। रावी, दीक्षा और रूहानी भी कैरवी के साथ रजावत मेंशन जाने वाली थी। चारों अरुण और अर्पित के साथ कार में बैठ निकल गए। थोड़ी देर बाद कैरवी, दीक्षा, रावी और रूहानी के साथ रजावत मेंशन पहुंच गई। उनके पीछे अरुण और अर्पित भी आ गए। हॉल में बैठे चंद्रकांत जी, मालिनी जी और राधिका जी कुछ बातें कर रहे थे। कैरवी अपनी चाहती आवाज में, मम्मा हम घर आ गए। कैरवी की आवाज सुन तीनों दरवाजे की ओर देखने लगी, लेकिन कैरवी के साथ तीन अनजान लड़कियों को देख उनको हैरानी हुआ। तो क्या होगा रजावत मेंशन में? क्या सबको रूहानी, दीक्षा और रावी का सच पता चलेगा? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 90 फैमिली टाइम। खतरे का आभास, काल माया का खौफ। भले ही मुझे इस कहानी से कुछ नहीं मिला, लेकिन आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए काफी है। जब तक ये कहानी अपलोड हो पाएगा तब तक मैं करूंगी, लेकिन जिस दिन अपलोड नहीं हुआ उस दिन मैं नहीं कर पाऊंगी।
कल पूरे 3 दिन बाद न्यू चैप्टर अपलोड हुआ जिसकी मुझे काफी खुशी है, लेकिन आगे भी इसी तरह कहानी बढ़ती रहे इसके लिए आप लोग के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा नहीं, बस जो रीडर रेटिंग नहीं दिए है वह रेटिंग दे दे और जो डेली कहानी पढ़ते हैं वह लाइक करके मुझे एक कमेंट कर दे, इससे मुझे आगे कहानी लिखने में काफी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बातें काफी हो गया, अब आते हैं कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा, रावी और रूहानी कैरवी के साथ हॉल में लगे सोफे पर बैठी सबसे हंसी मुस्कुराते बातें कर रही थी। फैमिली वालों को तीनों से मिलकर काफी अच्छी लगा। कैरवी घर वालों को भी वही बताई जो अपने दोस्तों को बताई। कैरवी की दोस्त उनके घर में रहने वाली है, ये जानकर चंद्रकांत जी, मेनका जी और राधिका जी काफी खुश हुए। आज पहली बार उनकी बेटी कुछ चाहती है, ये जान उनको हद से ज्यादा खुशी था। राधिका मुस्कुराते हुए, बेटा आप लोग थक गई होंगी, रूम में जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक हम आपके लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं, फिर साथ में बैठकर खाएंगे और बातें करेंगे। राधिका जी बात सुन रूहानी के मुंह में पानी आ गया, वह झट से बोली, आंटी क्यों ना आपके हाथ के पकौड़ी और चाय हो जाए। कैरवी आपके हाथ के बने पकौड़ी की काफी तारीफ करती है। ये सुन राधिका जेड के चेहरे पर खुशी और आंखों में 440 वोल्ट की चमक दिखने लगा। राधिका जी हम अभी बनाते हैं, फिर अरुण और अर्पित से तुम दोनों बच्चियों को उनका रूम दिखा दो। राधिका जी बात सुन अरुण और अर्पित तीनों को उनका रूम दिखा दिए जो कैरवी के फ्लोर पर उसके आसपास था, फिर दोनों अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। सनसाइन होटल, शाम के 5 बजे कियारा की आंखें खुली। आंखें खोलते ही उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी देर पहले उसके और कार्तिक का साथ होना याद आया, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी उसको महसूस हुआ कोई उसको शिद्दत से उसे देख रहा है। अपना सिर उठा, पास देखी तो उसकी नजर जाकर कार्तिक के इंटेंस नजरों से मिला। कार्तिक अपने आंखों में मोहब्बत और जुनून लिए उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। कियारा खुद को संभाल थोड़े गुस्से में बोली, अगर आपका मन भर गया हो तो छोड़िए, मुझे प्राइंसेस से मिलने जाना है। कियारा की बात सुन कार्तिक उसको गले लगा, मुस्कुराते हुए बोला, अगर जिंदगी भर तुम्हें ऐसे प्यार करते रहूं फिर भी मेरा मन नहीं भरेगा, लेकिन अभी तुम्हें लिटिल प्राइंसेस से मिलना है इसलिए खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, बोल उसको गोद में उठा लिया। इस वक्त दोनों के बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे देख कियारा शर्म से पानी पानी हो गई। वह अपना सिर कार्तिक के सीने में छुपा दबी आवाज में बोली, प्लीज कार्तिक मुझे नीचे उतरे, मैं रेडी होकर आती हूँ। कियारा की बात सुन कार्तिक मुस्कुराते हुए, बेबी अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें रेडी होना तो दूर, अगर तुम 2 कदम बिना किसी के हेल्प के चल लो वो भी बहुत बड़ी बात है, अभी के लिए मैं हूं ना। इतना बोल दोनों बाथरूम में चल गए। थोड़ी देर बाद कार्तिक कियारा को रेडी कर मेडिसिन खाने को दिया जिससे उसको दर्द ना हो, फिर गोद में उठा होटल से निकल अपनी कार में बैठ गया। उनकी कार रजावत मेंशन के लिए निकल गई। रजावत मेंशन, शाम का वक्त। इस वक्त चंद्रकांत जी, मेनका जी, राधिका जी, अर्पित, अरुण, कीर्ति, दीक्षा, रावी और रूहानी गार्डन में बैठे बातें करते हुए पकौड़ी और चाय का मजा ले रहे थे। चंद्रकांत जी सबको अपने जमाने की कहानियां या बोला जाए को अपनी प्रेम कहानी सुना रहे थे, जिसे सुन सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि कॉलेज टाइम पर दादाजी काफी मजाकिया थे, वही दादी भी उनके कारनामे बता रही थी। बच्चे घास पर हंसे हुए लोटपोट हो रहे थे, तभी मेंशन के अंदर एक कार एंटर किया, उसमें से विक्रम जी और अभिषेक जी निकले। गर्दन से आती हंसी की आवाज सुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। दोनों गर्दन की ओर बढ़ गए, वहां आकर उनका ध्यान 3 नए चेहरे पर गया। खुद के बिना सबको इतना एंजॉय करता देख उनको जलन होने लगा। वह अपना मुंह फुलाकर, क्या बात है आप लोग, आज हमारे बिना फैमिली टाइम बिताया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर। प्राइंसेस हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। विक्रम जी को मुंह फुलाया देख कैरवी अपनी जगह से उठ उनके पीठ पर कूद पड़ी। गिरने के डर से विक्रम जी उसको कसकर पकड़ लिए। कैरवी को ऐसे कुत्ते देख उनका दिल हलक में आ गया था। कैरवी उनके गाल पर 2-4 किश कर अपनी प्यारी आवाज में, ऊहू मेरे हैंडसम डैडा, आपके बिना तो सब कुछ अधूरा है, यू आर माई हीरो। अपनी प्राइंसेस की इतनी प्यारी बात सुन विक्रम जेड के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। अभिषेक जी जो सिर्फ कैरवी से मिलने रिजावत मेंशन आए थे, वह अपना मुंह फुला, हाँ आपके लिए सिर्फ आपके डैडा ही हीरो है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। अभिषेक को मुंह फुलाए देख कैरवी विक्रम जी पीठ से उतर उनके गले लग, यू आर माई सेकेंड हीरो अंकल। कैरवी की बात सुन अभिषेक जी भी मुकुराने, तभी विक्रम जी कैरवी को अपने गले लगा, बस बहुत हो गया, अब मेरी प्राइंसेस को छोड़। विक्रम जेड के ऐसा करते ही सब हंसने आगे। अभिषेक जी धीरे से चल कुकरा।
ये कभी नहीं सुधरेगा। अभिषेक जी दीक्षा, रावी और रूहानी को देख कैरवी से क्या आप हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएगी? उनके बोलने पर कैरवी उनको अपने दोस्तों से मिलवाई। तीनों से मिल विक्रांत जी अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। वही अभिषेक जी राठौर मेंशन के लिए निकल गए। राठौर मेंशन रिजावत मेंशन के सामने ही था। थोड़ी देर बाद कियारा और कार्तिक रिजावत मेंशन आए। कार्तिक कियारा को छोड़ने के बाद कैरवी से मिल राठौर मेंशन के लिए निकल गया। कैरवी कियारा से मिलकर काफी खुश हुई। उस दिन वह कियारा से बात नहीं कर पाई थी, लेकिन आज अपनी बड़ी बहन से दिल खोलकर बातें कर रही थी। कियारा से मिलकर दीक्षा, रीवा और रूहानी काफी खुश हुई। सब हॉल में बात कर रहे थे। अचानक कैरवी के दिल में दर्द महसूस हुआ, साथ ही एक खतरे का आभास हुआ, जिसे महसूस कर कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर दर्द के साथ कुछ अजीब भाव आ गया। लेकिन कुछ पल में वह खुद की शांत कर वापस सबके साथ बैठ मुस्कुराने लगी। अब तक आर्यन भी ऑफिस से वापस आ गया था। सबके साथ डिनर कर कियारा गार्ड्स और ड्राइवर के साथ शेखावत मेंशन के लिए निकल गई, क्योंकि कल उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। कैरवी नहीं चाहती थी वह जाए, लेकिन वापस आने का बोल वह चली गई। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए। दूसरी तरह एक घना जंगल के अंदर एक आदमी, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे, उनकी सिर्फ गहरी काली आंखें दिख रही थी। वह कुछ विधि कर रहा था। वहां कई सारे जानवर की खोपड़ी पड़ी थी। वह आदमी शैतान को खुश करने के लिए बलि दे रहा था। तभी वहां एक और आदमी, जिसने भी काले कपड़े के साथ काला मास्क लगाया था, उसकी सिर्फ लाल आंखें दिख रही थी, वह पहुंचा। अभी आया आदमी पहले वाले आदमी के सामने अपने घुटने के बल बैठ सिर झुका, उनको प्रणाम कर उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। उस आदमी के आने के बाद भी पहला आदमी अपनी जगह से नहीं उठा। करीब 2 घंटे बाद पूजा खत्म कर पहला आदमी अपनी खतरनाक आवाज में, मुझे लगता है शायद तुम भूल गए तुम्हें धरती पर क्यों भेजा गया है। तुम्हारी असली पहचान क्या है? क्या तुम्हारे दिल से काल माया का खौफ खत्म हो गया, जो ऐसी गलती कर बैठे? उस आदमी की बात सुन दूसरा आदमी वैसे ही अपने घुटने के बल बैठे बोला, गुरुजी हमें सब कुछ याद है। ये भी याद है हम हैं कौन। हमें अपनी गलती का एहसास है। उस आदमी की बात सुन उसके गुरुजी गुस्से में चिल्लाते हुए, अगर तुम्हें सब कुछ याद है फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? कैसे वह लड़की तुम्हारे कैद से भागी? इतना बोल गुरुजी उस आदमी के ऊपर कुछ फेंके। उसके फेंकते ही उस आदमी का शरीर हरी रोशनी में जलने लगा और वह आदमी दर्द से जमीन पर लेट चिल्लाने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज वहां गूंजने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुन भी उसके गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। काफी देर दर्द में तड़पने के बाद उसको कुछ राहत मिला तो वह वापस अपना सिर झुका गुरुजी के आगे बैठ अपनी धीमी आवाज में, गुरुजी हमसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, आखिरी गलती समझ माफ कर दीजिए। उस आदमी की बात सुन गुरुजी गुस्से भरी आवाज में, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर इस बार तुम फेल हुई तो तुमसे हम नहीं, काल माया खुद मिलेगी। तुम हमारे कुछ लगते हो, इसलिए हमने अभी तक काल माया को कुछ नहीं बताया है, लेकिन अगर उन्हें सच का पता चला तुम उसको हमेशा के लिए खो दोगे, जिसके लिए तुम आज तक तरस रहे हो। और इस बार तुम उसे भी नहीं बचा पाओगे जिसे पिछली बार तुम्हारे कहने पर छोड़ा था। गुरुजी की यह बात सुन उस आदमी के आंखों में डर दिखने लगा। वह अपनी डर भरी आवाज में, गुरुजी मेरी विनती है आप उन दोनों को कुछ मत करिएगा, आप जो बोलेंगे हम वह करेंगे। गुरुजी ठीक है, अभी के लिए उस पर नजर रखो, जल्द ही हम आगे क्या करना है बताएंगे। अब जाओ यहाँ से। इतना सुन वह आदमी अपना सिर हिला, उस जंगल से गायब हो थोड़ी ही देर में प्रताप मेंशन के छत पर पहुंच गया। कौन है यह अनजान आदमी? क्यों आया प्रताप मेंशन? क्या महसूस हुआ कैरवी को? दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।